हेलो 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 हेलो, कैसे हो सब लोग। और मेरे अर्जुनास, कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। और कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो अब चैप्टर एंड पे आने को है चुका है। आज बहुत सारी चीजें खत्म हो जाएंगी और सैटरडे को हमारी अपने पास इस चैप्टर को फिनिश करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। और सैटरडे के बाद हम लोग फिर मतलब फिजिकल केमिस्ट्री का थोड़ा ब्रेक आएगा और फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। अगले वीक से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो सब लोग जितने भी लोग पढ़ाई कर चुके हैं, जितने भी सारे लेक्चर्स देख चुके हैं, एक्सेप्ट बैकलॉग वाले लोग, अगर आपने सबने लेक्चर्स देखा हुआ है और प्रैक्टिस की हुई है, डीपीपी सॉल्व किया हुआ है, तो आप सबके लिए कल भी एक पेपर हुआ था। आप सबको शायद आइडिया ना हो, कल भी एक नीट का पेपर हुआ था। नीट का कल भी एक पेपर हुआ था। 6 जून 2023 को भी मणिपुर के बच्चों के लिए पेपर हुआ था। सोचो, तुमने अभी शायद 1 महीना 1.5 महीना जो भी पढ़ते हुए हुआ, आई थिंक मेरी 15 क्लास मोल कॉन्सेप्ट की और 10 क्लास ये, टोटल 25 क्लासेस। टोटल 25 क्लासेस पढ़ने के बाद अगर आपने सीरियसली पढ़ रखा है तो कल के एग्जाम हॉल में ऐसे आज की क्लास को मिला दोगे तो 4 क्वेश्चन, लेकिन टोटल अभी तक की जितनी क्लासेस हुई हैं 25 क्लास के अंदर, कल के एग्जाम में मैं बोलता हूं ना बार बार, पीवाईक्यूज तो सब कराते हैं, एफवाईक्यूज करके देखो। तो एफवाईक्यूज में हमने जो क्लास में डिस्कस किया है वही क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, वही क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। आप एक बार देखो, आप अटेम्प्ट करके देखो मेरे साथ साथ। आज का केबीडी बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। आज का केबीडी शानदार होने वाला है। तो भाई कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है ना। तो कोशिश करो। हाँ भाई, जो बैकलॉग लेके या जो स्पैमर है वो तो चलो अलग कहानी है, हमने स्पैमर के बारे में भी जोक्स बना लिए हैं, बाकी यार ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज मैंने देखी है, स्पैमर्स की पावर बहुत होती है। मैं जाता हूँ, देख के देखता हुआ जाता हूँ, एकदम तगड़ा वो रेटिंग दे के चले जाते हो, ठीक है, कि हाँ ये टीचर गाना नहीं सुनाता। एक का तो मैं वो देख रहा था, फीडबैक देख रहा था कि ये टीचर गाना नहीं सुनाता। मैंने कहा भाई साहब देख लो भाई, यार ये तो बड़ी बड़ी बेकार चीज कर दी यार। मैंने सोचा, मैंने ट्यूशन लगाई है, मैंने कहा यार ट्यूशन लगवा लेता हूँ गाना सुनाने की ना। ट्यूशन लगवाई है मैंने सोचा है ट्यूशन लगाऊंगा। अभी मेरी कोचिंग स्टार्ट होगी, जैसे ही इनऑर्गेनिक का ब्रेक आएगा ना, फिर मैं इनऑर्गेनिक के ब्रेक में वो करूंगा, गाना सीखूंगा, सारे गाँव पा पूरा सीख के आऊंगा, फिर मैं अच्छे सुनाऊंगा। पढ़ाना उस पर डिपेंड कर रहा है। जो लोग पढ़ रहे हैं सीरियसली, उस बंदे का कॉन्फिडेंस देखो, लिखा भाई शानदार लिखा कि सर चुटकुले नहीं मारते, जोक्स नहीं मारते, ठीक है। मैंने कहा हाँ बढ़िया। यार दिक्कत ये है कि भाई टॉपिक अच्छा है और मैं पढ़ाने पढ़ने वाले लोगों का टीचर हूँ यार, ज़्यादातर स्पैमर्स के लिए नहीं हूँ, तो इसके लिए सॉरी। और उनकी ताकत है तो ताकत है यार, तुम्हारे ऊपर है। जो प्यार करते हैं प्यार करते हैं, जो नहीं, अब जिसको गाली देनी है वो गाली देता ही रहेगा। लेकिन हाँ, कोशिश करते हैं, दोनों को सुधारने की कोशिश करते हैं। हाँ भाई, सोचा तो है मैं भी राग वाग सब सीख के आऊंगा ना, तो एकदम सुर में गाऊंगा, पंछी सुर में गाते हैं ऐसे वाले गाऊंगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो लास्ट अपने पास अभी तक के 25वीं क्लास में आज 4 क्वेश्चन कल के पेपर में। बेटा ऐसा भी नहीं कि हवा में बात की जा रही है, तुम्हें लगता हो अरे टीचर तो ऐसे ही बोल रहा होगा, मेरे पास सारे प्रूफ है कि मैं बोल सकूं कि हाँ बेटा ये क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है। चल, जिन लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर रिवाइज कर रखा है बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन कल के पेपर का, सबसे पहला, जाके बिलीव ना हो ना तो टेलीग्राम पे ही मैंने शेयर कर रखा है, जाके बिलीव ना हो तो जाके देखना, पहला पेपर पहला क्वेश्चन देखना केमिस्ट्री का। सबसे पहला क्वेश्चन देख ले बेटा, किससे आया हुआ है सर, नीट जून 2023 का क्वेश्चन पेपर है। और मैं चाहता हूं आप सब लोग इसका पोल करके आंसर बता दो। सब लोग इस क्वेश्चन को पढ़ो आराम से, एक बार पढ़ के देखो, इस क्वेश्चन को पढ़ के देखो, और सर एग्जाम हॉल में जैसे अटेम्प्ट करते वैसे करके देख लो। इस क्वेश्चन को पढ़ के देखो, इस क्वेश्चन को पढ़ के देखो भाई। जून 2023 में, जून 2023 कल के पेपर का, 6 जून। सोच आज कितना ताजा ताजा पेपर करवा रहा हूं तुझसे, ऐसा भी नहीं कि झूठ बोला जा रहा है। बाकी स्पैमर तो इस पे ही बोलेगा सर आप रट के आए होंगे, ठीक है। क्या होगा, क्या होगा भाई, क्या होगा, क्या होगा सर, सबने पढ़ रखा है, कल ही अभी क्वांटम नंबर्स कल ही फिनिश किया है कि सर क्या क्या हो सकता है। n की वैल्यू 4 है, इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट बताना है। n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 3, m की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, +-3 से +3, स्पिन +-½ होता है, सही है ये। n की वैल्यू 5, l की वैल्यू 2, m की वैल्यू क्या होगी सर, देखो एग्जाम हॉल में यहां क्या मिसिंग है, 0 मिसिंग है। मेरा आंसर क्या आ जाएगा, मेरा आंसर क्या आ जाएगा भाई, बी आ जाएगा। तो जो भैया क्लास में बैठे हुए हैं, सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं बेटा, उनसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस क्वेश्चन में समझ पाए तो बेटा आप जरूर बता देना, आप अपना फीडबैक देते जरूर जाना। बाकी तो स्पैमर तो है ही है, उसको तो गाने से मतलब है, ठीक है।
हाँ मैंने वो बोला ना, अब मैं कुछ चीजें मैंने नोट किया है अर्जुना बैच में पढ़ाने के लिए क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो मैंने सुना है, सोचा है कि शुरुआत के 5 मिनट में सत्संग, लास्ट के 5 मिनट में गाने, और बीच के 5 मिनट में जोक्स। 3 चीजें मैंने बनाई हैं, ये तीनों चीजें मैं वर्क करूंगा। ठीक है, तो भाई बी आंसर क्या होगा, बी होगा। देख लो भाई कितने लोग बी वाले हैं, बी वाले देखना अपने पास, बी वाले क्या है, कितने लोग हैं देख लो। अब पढ़ाई करने वाले लोग दिख रहे होंगे। जो लोग सी में फंसे हैं, भाई साहब सी में कैसे फंस गए, सी तो सही है ना, सी तो सही है, डी भी सही है, कैसे डी और सी में फंसे हुए हो। यहां देख लो ना, यहां 0 मिसिंग है भाई, थोड़ा रिवीजन करो। 30% जनता दिख रही है कि हाँ भाई पढ़ाई कर रही है या चीजों को कंटिन्यूसली मेंटेन कर रही है। 30% जानता, 35% जानता सिली मिस्टेक्स की मास्टर हो चुकी है। थोड़ा सा खुद पे कंट्रोल कीजिए, आप चीजों से रिलेट कीजिए। आपकी क्लास में किया गया ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, आपसे ये क्लास में क्वेश्चन किया गया है, पहला क्वेश्चन है, कल के पेपर का पहला क्वेश्चन मैंने शेयर किया हुआ है। ठीक है ना, हाँ भाई टेलीग्राम पे मैंने शेयर कर दिया है। कुछ चीजें होती हैं जो ऐप में नहीं शेयर कर सकते, तो मैंने कल टेलीग्राम पे कर दिया था, उस पे कर दिया था, वहां पे आप देख सकते हो। इवन आज एनालिसिस भी बना के मैंने डाल दिया हुआ है, आप उसको भी चेक कर सकते हो। ठीक है, अब देखना, अब देखना अगला क्वेश्चन देखना, अब क्वेश्चन देखना, अब अगला क्वेश्चन देखना, ध्यान से देखना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन उससे भी शानदार है, अगला क्वेश्चन उससे भी शानदार है। सर ये क्वेश्चन आप चाहो तो सर आप बोलो तो मूल कॉन्सेप्ट में पहले डे 1 या डे 2-3 दिन पे किया था, शायद 2-3 दिन में ही किया था। ये क्वेश्चन देख लो, ये भी नीट जून 2023 का क्वेश्चन है, कल का ही क्वेश्चन है, 6 जून 2023 का क्वेश्चन। बेटा जो बोलते हैं लोग ना, तुम बोलोगे अरे सर आप लोग ऐसे कैसे बोल देते, कोई बोलता होगा, कोई सोचता भी होगा कि अरे ऐसे कैसे टीचर्स बोल देते हैं। ये देख ले भाई, ये देख ले भाई, ठीक है, ये देख लो अपने पास। नीट का 6 जून कल का पेपर है, आज 7 जून को हम लोग पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, और तुम देख लो ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब जिसके इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, इक्वल हो, जिन लोगों के इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, इक्वल हो। भाई साहब सोडियम के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 11, 11 में से एक गया 10। क्लोरीन के कितने होते हैं, 17, 17 में से एक आया 18 हो जाएगा। पहला ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। सर यहां नाइट्रोजन के 2 हैं, यहां 4 हैं, ऐसे ही नहीं मैच करेगा। सर यहां सोडियम का कितना होता है, 11 - 1, यहां 12 - 2। सर ये लग रहा है, कुछ लोग यहां पे देख सकते हैं, पोल भी दे ही देता हूं भाई, पोल भी दे ही देता हूं। अब क्वेश्चन डिस्कस भी कर दिया तो 45 सेकंड्स काफी हैं। ये देख लो, यहां ऑक्सीजन 8 + 1, 8 + 1, ये ऑक्सीजन 8 + 1, और यहां 9 + 1। यहां प्रॉब्लम कहां पे है, यहां पे है। कैल्शियम 20 - 2 18, आर्गन 18, पोटेशियम 19 - 1 18, और क्लोरीन क्या हो जाएगा 17 + 1, कितना हो जाएगा 18। तो देख लो भाई, ये सारे के सारे क्वेश्चंस देख लो, कौन सा सही आंसर होगा, क्या सही आंसर होगा, डी सही आंसर होगा। क्या सही आंसर होगा, डी सही आंसर होगा। बेटा अगर आप कुछ नहीं, सिर्फ क्लास को भी फॉलो करोगे ना, क्लास के नोट्स को भी फॉलो कर लोगे भाई, ठीक है ना। अब यार थोड़ा सा कुछ टाइम लगता है 10th क्लास के उसमें हवा से नीचे आने में, लेकिन सिर्फ क्लास को ही फॉलो कर लोगे तो ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में हमने कर रखे थे। क्लास में हमने लिखा हुआ आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो छोड़ दो, पता नहीं कितने आइसो मैंने पढ़ा दिए हैं, कितने आइसो मैंने पढ़ा दिए, आइसोटोन्स पढ़ा दिए, आइसोटोप्स पढ़ा दिए, आइसोबार्स पढ़ा दिए, पता नहीं कितने बार्स करा दिए। ये क्वेश्चंस देख ले भाई, कितने आएंगे अपने पास, क्या आंसर आएगा, डी आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, डी आंसर आएगा। देख लो, अब जी वाली जनता थोड़ी अच्छी है, बहुत बढ़िया। जो लोग सी वाले हैं, ये दोनों लोग सिलेक्शन ले सकते हैं, ये दोनों लोग सिलेक्शन ले सकते हैं। जिन्होंने सी गलती से टिक किया है, उन्होंने सही से ऑप्शन पढ़ा नहीं। कुछ लोगों ने कल भी एग्जाम में भी सी लोगों ने टिक किया है, भैया यहां 8 + 1 है, एक बंदा क्या है, नॉन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, इसके पास 9 है, बाकी लोगों के पास क्या है, 10 है। तो देख लेना, जो सी वाले लोग हैं वो थोड़ा बच के रहिए, आप सिली मिस्टेक आज भी कर रहे हैं, सिली मिस्टेक आज भी कर रहे हैं, ठीक है, ये देख लेना, हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कभी भी, नीट का क्वेश्चन, कल का जो केबीडी, आज का केबीडी इसलिए इंपॉर्टेंट है भाई, आज का केबीडी इसलिए इंपॉर्टेंट है। कल सर कंसंट्रेशन टर्म्स जो मैंने पढ़ाया था, तो मैंने कुछ इंटर रिलेशन बताया था, कुछ लोगों को सर डेरिवेशन नहीं बताया। भैया डेरिवेशन पूछता भी नहीं है, डेरिवेशन पूछता भी नहीं है। सर आपको दिखाता हूं कल का एक क्वेश्चन, 3 क्वेश्चंस देख लो अपने पास। अगेन नीट 6 जून का, 6 जून 2023 का, 6 जून 2023 का ये पेपर है, 2023 का ये पेपर है। याद करो, मैंने कोई कॉन्सेप्ट बताया था, रिलेशन बताया था, मोलरिटी और डेंसिटी के बीच का रिलेशन कुछ बताया था, मोलरिटी और डेंसिटी का कोई रिलेशन बताया था।
याद करो और फॉर्मूला यूज करो, याद करो और फॉर्मूला यूज करो। सीधा सीधा क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर मोलालिटी का एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको, मोलालिटी का एक फॉर्मूला था, शायद याद करना भाई। जो लोग डेरिवेशन मांग रहे थे, भैया आप डेरिवेशन एग्जाम हॉल में करते रहना, जो भैया टीचर पे भरोसा करेगा उसकी हालत सही रहेगी, नहीं तो बाकी कोई दिक्कत नहीं बेटा। अगले साल भी, उसके अगले साल भी तो रिपीट ही करना है। अगर नहीं पढ़ोगे तो यही होगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। देख लो सीधा सीधा ये फॉर्मूला लिखवाया था, इसको हमने ऐसे भी लिखा था। जिन लोगों को ये बड़ा फॉर्मूला याद ना आए, शॉर्ट नोट्स फॉर्मूला शीट मैंने शेयर किया था, इस बैच में शेयर किया हुआ है, टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ है, इस बैच के फॉर्मूला शीट पे शेयर किया हुआ है। सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सब कुछ दिया हुआ है। सर मोलारिटी कितनी दी हुई है, 1 दिया गया है, 1000 इंटू 1 डिवाइड बाई डेंसिटी कितनी दी गई है, डेंसिटी कितनी है 1.25। सर अपने पास मोलारिटी कितनी है 1, मोलर मास ऑफ कंपाउंड कितना है 85। सर फॉर्मूला क्या आ गया, 1000 अपॉन 1250 माइनस 85, 1000 अपॉन क्या हो जाएगा 1165। मतलब इसकी वैल्यू ये तो नहीं होगी एग्जाम हॉल में, एग्जाम हॉल में ये वैल्यू तो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि नीचे का डिनोमिनेटर बड़ा है, नीचे का डिनोमिनेटर बड़ा है, नीचे का डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो सर आपकी वैल्यू लेस देन 1 ही आएगी, कभी भी 1 से ज्यादा नहीं आएगी। तो आंसर क्या होगा, एग्जैक्ट आंसर निकालने जाओगे तो 1165 डिवाइड बाई 1000 करेंगे, क्या होगा 0 पॉइंट, ये 0 करोगे। सर ये एक बार में डिवाइड नहीं होगा तो 8 टाइम्स करके देख लेते। 8 6 8 5 40, 8 6 48, 52 और 5 93। ये देख लो अब कितना हो गया, 9 में से 6 गया 3, और ये कितना हो जाएगा 680। अब यहां पे देख लो अगला आप जो करेंगे एक डेसिमल और आ गया। अब 0.8 जैसे ही आया, मुझे मेरा आंसर आ चुका है 0.858, मेरा आंसर आ चुका है 0.8। एग्जाम हॉल में कैलकुलेशन के नाम पे जो लोग चिल्लाते रहते हैं कि सर कैलकुलेशन बहुत है, देख ले बेटा इतना ही कैलकुलेशन होता है। लेकिन हाँ इतना जान जा, 2025 में देगा ना पेपर, 2025 में मुझे भी नहीं पता कि अभी मतलब ब्रेक के बाद मैं कोशिश करूंगा कि ये बैच ना लूं, लेकिन हाँ 2025 का ही पेपर होगा ना, उसमें भी तुझे मोल कॉन्सेप्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चन जो क्लास में कराए गए हैं ना वही होंगे, जो क्लास में हुए हैं वही होने वाले, ठीक है ना, जो क्लास में हुए वही लिए जाएंगे और वही होंगे, इस बात की गारंटी देता हूं। ये चीजें मैंने पहले ही बोली हैं, मैंने पहले ही बोली है, शायद ये क्लास में ही बोली थी। कोई बंदा मुझे बार बार स्पैमर हो चाहे जो भी हो इरिटेट करके बैठा हुआ था कि सर ये कर दो ये कर दो ये कर दो, ठीक है। तो भाई इसका डेरिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती एग्जाम हॉल में, क्वेश्चन मिला आंसर निकाल दो, क्वेश्चन मिला आंसर निकाल दो, ठीक है, क्वेश्चन मिला आंसर निकाल दो। हाँ बेटा बैकलॉग नहीं होने का रीजन, बैकलॉग होने के कारण, बैकलॉग में गलती हमारी है, हमने आपको पढ़ा दिया ना, ठीक है। नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे से इंटेंशनली पूछो तो आए, मतलब मुझे उतना नहीं नहीं मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ। आई विल ट्राई कि तुम लोग ज़्यादा स्मार्ट बच्चे हो यार, तुम्हारे लिए मेरे अंदर उतना पेशेंस थोड़ा सा कम लगता है, बिकॉज रीजन मैं भी, अरे मैंने अभी फाइनल नहीं किया है, मैं बात करूंगा अलग सर से एक बार तो कि हाँ भाई चीज़ें क्या करनी है। मुझे ऐसा लगता है कि इन बच्चों का फ्यूचर थोड़ा सा गलत हाथों में है, इनको किसी और ज़्यादा एडवांस टीचर्स की ज़रूरत है, उनके लिए हम लोग बात करेंगे। लेकिन हाँ अभी पढ़ते हैं, अभी अपना चैप्टर फिनिश करते हैं, ठीक है ना, अभी अपना चैप्टर फिनिश करते हैं। ये चैप्टर हम लोगों ने, ये कल के क्वेश्चंस थे, ये सारे कल के क्वेश्चंस थे। बाकी भाई देख जिन्होंने पढ़ रखा है, जिन्होंने कर रखा है, उनको पता चल रहा होगा कि चीज़ें आप क्लास से भी कर सकते हो, उसके अलावा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नीट के अंदर आपको इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। 6 जून 2023 के ये पेपर्स हैं। अभी जाते जाते एक क्वेश्चन और आज की क्लास में भी करा के जाऊंगा, 4 क्वेश्चंस अभी तक के आपके क्लास में हो चुके होंगे। तो ट्राई करना भाई, ट्राई करना, क्वेश्चंस को फॉलो करो, क्लास को फॉलो करो, ठीक है। जो है जो भी हो, हाँ जो भी हो अपने पास कोशिश करना, ठीक है, जो भी हो अपने पास कोशिश करते हैं। चलो अब देखते हैं हम लोग कहाँ पे आ चुके थे। हम लोग आ चुके थे एटॉमिक स्ट्रक्चर पे, एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। अरे हो गया बेटा, ये मेरे हाथ में भी नहीं है, मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे से पूछो तो आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद द बैच। लिटरली रीजन क्या है कि ठीक है हो सकता है अपनी अपनी चीज़ें हों, आई नो कि मुझे थोड़ा सा मतलब सेल्फ वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता लिटरली कि स्पैमर आ जाए जो भी आ जाए, जिसके कारण भी वो लगता है कि नहीं यार थोड़ा सा मतलब
अपने लिए नहीं लगता, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, बाकी मैं अपने तरफ से बोलूंगा। ठीक है, पोल में, हाँ पोल का आंसर मैच करना था, पोल का आंसर मैच करना था। इसका पोल का आंसर क्या आ जाएगा, डी। और डी वाली जनता देख लो यार कितनी है, देख लो डी वाली जनता काफी कम चल रही है, तो इसका मतलब यही है कि भैया आप थोड़ी सी पढ़ाई करते हैं। चलो, मैं ये बोल रहा था, अब मैं बात करता हूँ। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सीधी सी बात है, अभी सैटरडे तक हैं भाई, सैटरडे तक हैं, टेंशन मत लो, उसके बाद देखते हैं। मैंने ही बोला कि अपने को 3 चीजें हम लोग कर चुके हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में। हम लोग अब क्वांटम मैकेनिक्स यूज करके, क्वांटम मैकेनिक्स यूज करके, क्वांटम मैकेनिक्स यूज करके और क्वांटम मैकेनिक्स यूज करके और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का यूज करके, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर्स इक्वेशन हमने यूज करा था, श्रोडिंगर्स इक्वेशन हमने यूज करा था, श्रोडिंगर्स इक्वेशन यूज करा था, उसके 3 सॉल्यूशन आए थे। एन आया था, एल आया था और क्या आया था, एम आया था। एन आया था, एल आया था और क्या आया था, एम आया था। एन आया था, एल आया था और एम आया था। ठीक है ना, एन एल एम, सीधी सी बात है, एन एल एम, ये 3 क्वांटम नंबर्स आए थे। एक को हम लोगों ने बोल दिया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक को हमने बोल दिया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक को बोल दिया एजुमुथल क्वांटम नंबर, और एक मेरा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इन सबकी वैल्यूज हमने निकाल के चेक करी थी। इसकी वैल्यूज 1 2 3 डैश 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 इंफिनिटी जाएगी, इसकी वैल्यू 0 से लेकर n-1 तक होगी, इसकी वैल्यू कहां से कहां होगी, -l से +l, इंक्लूडिंग 0। याद करो ये सब चीजें मैंने लिखवाई थी। ठीक है, इंक्लूडिंग 0 स्पेशली लिखवाता था मैं, हर एक बैच में लिखवाता था इंक्लूडिंग 0। शायद पिछले कल का क्वेश्चन यही था ना, शायद इंक्लूडिंग 0 ही तो नहीं था। देखो जो लोग हड़बड़ी में पढ़ते हैं, इसमें 0 ही तो मिसिंग था, कल के पेपर में यही तो मिसिंग था, 0 मिसिंग था। तो भाई कोशिश करना अपने पास, कोशिश करना कि हाँ यार ये चीजें रिलेट की जाए, जो क्लास में बताया जा रहा है उसको रिलेट किया जाए। लास्ट क्वांटम नंबर से बात करें तो एक स्पिन क्वांटम नंबर था जिसकी वैल्यू +½ और -½ थी। हम लोगों ने कल और भी चीजें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू कर दिया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू कर दिया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू कर दिया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ईसी लिखना शुरू किया। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू किया गया है। उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शंस देखे थे हम लोगों ने, एक्सेप्शंस देखे थे, इसका शॉर्टकट देख लिया था, इसका शॉर्टकट देख लिया था। फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने पढ़ा था कि भैया इलेक्ट्रॉन्स के आने का फोर्थ क्वेश्चन भी करा दूंगा बेटा, फोर्थ क्वेश्चन भी करा दूंगा। ठीक है ना, फोर्थ क्वेश्चन भी करा दूंगा। क्या होगा सुनना ध्यान से, फोर्थ क्वेश्चन भी बताऊंगा भी कैसे होगा। आज 4 क्वेश्चंस करा के जाऊंगा, ठीक है ना, टेंशन मत लो। दोनों चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस आए हैं और आने वाले सारे क्वेश्चंस बता के जाऊंगा, ठीक है ना, टेंशन मत ले। मैं ये बोल रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एक्सेप्शंस, शॉर्टकट और हमने आयंस पढ़ लिया था। चलो भाई शॉर्टकट याद करो, शॉर्टकट कितने लोगों को याद है, शॉर्टकट कितने लोगों को याद है, जल्दी जल्दी बताओ, शॉर्टकट कितने लोगों को याद है, बताओ जल्दी जल्दी शॉर्टकट बताओ, कितने लोगों को याद है। यस सर और नो सर में बता सकते हो, कितने लोगों को शॉर्टकट याद है। हमने याद करने का तरीका बनाया था, सो गया, पीकर सो गया, दारू पीकर सो गया, दारू पीकर सो गया, फिर 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 दारू पीकर सो गया। ये शॉर्टकट याद है, पक्का याद है। तो बस यही करना है, बस सोना नहीं है। नंबरिंग किसकी कहां से स्टार्ट करते हैं हमने पढ़ लिया था, नंबरिंग कहां से स्टार्ट करते हैं ये सब कुछ हमने कर लिया था। और सर देखोगे पी की नंबरिंग कहां से स्टार्ट करी थी, 2 से, 3 से, 4 से, ये 5 से, ये 6 से, और ये क्या हो गया 7। डी की नंबरिंग कहां से स्टार्ट हुई थी, 3D, ये क्या हो गया 4D, ये क्या हो गया 5D, और ये क्या हो गया 6D। एफ की नंबरिंग कहां से स्टार्ट करी थी सर 4F, और ये क्या था 5F। ये सारी चीजें हमने शॉर्टकट पढ़ी थी। आयंस के केस में पढ़ा था कि भैया आते टाइम क्या करना होता है, आते टाइम आपको ऑब्बा रूल फॉलो करना होता है, आते टाइम ऑब्बा रूल फॉलो करना होता है। जब इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग होती है, उस टाइम पे ऑब्बा रूल फॉलो किया जाता है। इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग जब होती है उस टाइम पे ऑब्बा रूल फॉलो किया जाता है कि ऑब्बा रूल फॉलो हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग पे ऑब्बा रूल। इलेक्ट्रॉन जब लूज करते हैं उस टाइम पे कहां होगा, इलेक्ट्रॉन जो लॉस होगा, लॉस हमेशा कहां से होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट से होता है। हमेशा लॉस कहां से होगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट से होगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट से होगा। तो ये बेसिक चीजें कल करी थी। उसके बाद मैंने मैग्नेटिक नेचर भी रिवाइज करा दिया था, मैग्नेटिक नेचर भी रिवाइज करा दिया था कि मैग्नेटिक नेचर भी 2 टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं डायमैग्नेटिक, एक को बोलते हैं डायमैग्नेटिक, और एक होता है पैरामैग्नेटिक, एक होता है पैरामैग्नेटिक, एक होता है डायमैग्नेटिक और एक होता है पैरामैग्नेटिक। ठीक है, डायमैग्नेटिक और एक होता है पैरामैग्नेटिक। तो ये चीजें हो जाएंगी,
पक्का हो जाएगा। तो ये भाई ध्यान रखना, श्रोडिंगर्स इक्वेशन, क्वांटम मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, शॉर्टकट्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन फीलिंग, ये सारा कुछ हो चुका है, इलेक्ट्रॉन, ये सब कुछ हो चुका है। ठीक है, तो चलो भाई, हमने हाँ इवन रूल भी पढ़ लिया था, अब्बाउ पढ़ लिया था, अब्बाउ रूल क्या होता है, अब्बाउ प्रिंसिपल पढ़ लिया था, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ लिया था, कौन किसका वायलेशन है ये सब कुछ पढ़ लिया था, ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ लिया था, ये सब कुछ हमने फिनिश कर लिया है। बाकी आपके पास पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये सब कुछ हमने कर लिया हुआ है। तो ये ध्यान रखना, अब्बाउ प्रिंसिपल, हुंड्स रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये सारी चीजें हमारी फिनिश हो चुकी थी। अब तुमसे कोई पूछे भाई कि क्या हालत है, इवन शेप ऑफ ऑर्बिट्स पे कल हम लोग जब शेप पे आए थे तो शेप पे हम लोग बात कर रहे थे कि भैया देखो, अगर ओवरऑल देखोगे तो यही था ना, याद करो डाल्टन का मॉडल कैसा था, डाल्टन के हिसाब से क्या था कि एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, थॉमसन के हिसाब से क्या था कि भैया प्लस के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे घूम रहे। रदरफोर्ड का मॉडल क्या था कि सर बीच में एक न्यूक्लियस होता है, उसके इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहे होंगे। बोर्स का मॉडल क्या था कि भैया ये जो बीच में न्यूक्लियस होगा उसके अंदर क्या होगा, ऑर्बिट होगा, ऑर्बिट का अपना अपना एनर्जी होता है, ऑर्बिट का अपना अपना एनर्जी होता है। ये बात किसने करी थी, बोर्स ने करी थी। एंड द लास्ट वन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने क्या बोला कि भैया इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। वो डिपेंड किस पे करता है, उसके क्वांटम श्रोडिंगर इक्वेशन पे। तो यही 5 मॉडल्स हमें मेनली देखने थे, 5 मॉडल्स मेनली देखने थे। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हमने पहले कर रखी है, अभी हमने इस चैप्टर में थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर्स देखा है, और श्रोडिंगर को हम लोग अब देख रहे हैं। श्रोडिंगर और बोर्स ज्यादा दूर दूर नहीं थे, जस्ट थोड़े दिन बाद ही आ गया था। बोर्स मॉडल क्या था, बोर्स मॉडल क्या था भाई, बोर्स मॉडल ना एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए होता है, एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए होता है। बोर्स मॉडल आज भी वैलिड है, लेकिन वो किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। आज भी बोर्स का मॉडल वैलिड है, किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए होता है। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए क्या होता है, बोर्स मॉडल वैलिड होता है। बाकी श्रोडिंगर है, श्रोडिंगर है, ठीक है ना, श्रोडिंगर इक्वेशन है, ये ध्यान रखना, श्रोडिंगर इक्वेशन है, ये सब ध्यान रखना। ये सारी चीजें हमने बात कर रखी हैं। आज हमें क्या पढ़ना है, तो आज हमें पढ़ना है, देखो ध्यान से सर, याद करना, हमने पढ़ा था साई क्या होता है, वेव फंक्शन पढ़ा था। साई क्या पढ़ा था, चल भाई अब क्लास स्टार्ट कर ले, रिवीजन हो गया तेरा। वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा था कि कोई इलेक्ट्रॉन है, कोई अगर इलेक्ट्रॉन है तो भाई वो क्या करेगा, उसको किसी बॉक्स में छोड़ दो, अगर किसी 3D बॉक्स में छोड़ दोगे तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कहीं भी जा सकता है। मैंने कंपेयर करने के लिए बोला था कि आप एग्जाम हॉल में बस ये कंपेयर कर लेना कि कोई मक्खी अगर क्लासरूम में घुस गई तो उसका कोई पाथ नहीं होगा, उसका कोई रास्ता फिक्स नहीं होगा, उसके ऊपर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन नहीं लगा सकते, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के ऊपर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन नहीं लगा सकते। साई जो होता है ना, वेव फंक्शन कहलाता है। और साई को ही क्या बोल देते हैं हम लोग, एम्पलीट्यूड ऑफ, साई को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ सर वेव बोल देते हैं कि एम्पलीट्यूड ऑफ वेव अपने पास, याद करो एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन भी बोल देते हैं। और इलेक्ट्रॉन को मैंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन बिहेव्स एज स्टैंडिंग वेव या मोशन ऑफ, ऐसे लिख देता हूं, याद करो स्टैंडिंग वेव मैंने बताया था कुछ, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी तरह होगा, स्टैंडिंग वेव की तरह। स्टैंडिंग वेव जो लोग भूल चुके हैं उनको पता हो, 2 पॉइंट्स के बीच में जब ऐसी वेव जनरेट होती है, मान लो ए पॉइंट है, इधर बी पॉइंट है, याद करो मैंने कपड़े सुखाने वाले वायर का एग्जांपल दिया था, कपड़े सुखाने वाले वायर्स का एग्जांपल दिया था कि भाई कपड़े सुखाने वाले जो वायर्स हैं उनको क्या करोगे, ऐसे पीछे में पकड़ के क्लिक वो कर दोगे, प्लग कर दोगे, तो उनके अंदर जो मोशन होता है, उनके अंदर जो वेव जनरेट होती है, उसी वेव को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, उसी वेव को नाम दे देते हैं हम लोग स्टैंडिंग वेव्स। मतलब 2 फिक्स्ड पॉइंट्स हैं, अगर 2 फिक्स्ड पॉइंट के बीच में जो वेव बनती है, 2 फिक्स्ड पॉइंट के बीच में जो वेव बनता है, उसी को हम लोग कौन सा वेव बोल देते हैं, स्टैंडिंग वेव्स बोलते हैं। ये 2 फिक्स्ड पॉइंट के बीच में जो वेव बनेगा उसी को स्टैंडिंग वेव्स बोल देते हैं। ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनना, यहां पे स्टैंडिंग वेव्स, इलेक्ट्रॉन का मोशन किसकी तरह है, स्टैंडिंग वेव्स की तरह, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मोशन स्टैंडिंग वेव्स की तरह है। ध्यान से देखना, अपने पास जो यहां पे प्रोबेबिलिटी होती है साई स्क्वायर, अगर मैं साई का स्क्वायर ले लेता हूं तो ये पता है किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। किसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, मतलब कहां पे कितना इलेक्ट्रॉन होगा, फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, इसी को क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, साई स्क्वायर। और अगर साई स्क्वायर डेंसिटी है, डेंसिटी को किससे मल्टीप्लाई कर दो सर, चेंज इन वॉल्यूम से, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्रोबेबिलिटी
प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देख लेना, एक इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी, मान लो इस बॉक्स में गए, एक बात बताओ, इस बॉक्स में इलेक्ट्रॉन यहां छोड़ दिया तुमने, तो सर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस कहीं भी जा सकता है। अब किसने बोला सर इसकी मान लो मिलने की प्रोबेबिलिटी कहां है, मक्खी मान लो मैंने इस रूम में छोड़ दिया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इसकी मक्खी के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो भाई देख ले अपने पास, मक्खी के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर ये छोटा सा डस्ट पार्टिकल अगर छोड़ दिया जाए तो उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो कुछ नहीं सर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कर दो, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कर दो, उसको हम लोग नाम देते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी दे देते हैं। इसी को कहीं कहीं देखोगे तो आर स्क्वायर भी लिखा होगा, कहीं कहीं आर स्क्वायर भी लिखा होगा, इसको कहीं कहीं देखोगे तो आर स्क्वायर डी वी लिखा होगा, या फिर आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर डी वी डी आर लिखा होगा। ये दोनों चीजें सेम हैं, देख लेना, साई स्क्वायर डी वी लिखा होगा, या फिर ऐसा लिखा होगा, या फिर ऐसा लिखा होगा। बस इसको हम लोग नाम दे देते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी। ध्यान से देखना, रेडियल प्रोबेबिलिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये क्या हो गया, रेडियल प्रोबेबिलिटी, ये क्या है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। देख ले भाई, तेरे ऊपर है, रेडियल मतलब रेडियस के टर्म में, रेडियस के टर्म में। अब साई स्क्वायर क्या है, वेव फंक्शन है, वेव है, मान लो इधर से इलेक्ट्रॉन निकला, वो 3D में कहीं जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, तो कहीं भी जाएगा तो उसके अंदर कुछ मिलने की प्रोबेबिलिटी होगी। सर इसी रूम में तो होगा, लेकिन सर कितने में, इधर होगा, इस वॉल्यूम में होगा, इस वॉल्यूम में होगा, कहां पे होगा, तो इसको निकालने की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसके लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, साई की वैल्यू का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, इसी को क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोल देते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या बोल देते हैं, डेंसिटी बोल देते हैं। और अगर उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसी को क्या बोल देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन बोल देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन बोल देंगे, ठीक है ना। ये देख लेना अपने पास। अब कोई बंदा है, साई है, साई फिर से देख ले भाई, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एम्पलीट्यूड बोल देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोल देते हैं। एम्पलीट्यूड मतलब याद है एम्पलीट्यूड किसको बोलते थे, कि सर एम्पलीट्यूड याद करो, कुछ था ऐसा कुछ, ये जो चीजें होती हैं, ये जो चीज होती है, इसी को क्या बोलते थे, एम्पलीट्यूड बोलते थे। एम्पलीट्यूड हमने वेव्स पढ़ा था तब भी बताया था। साई स्क्वायर कर दोगे, साई का स्क्वायर कर दोगे, कोई तुमसे पूछे साई का फिजिकल सिग्निफिकेंस, इसका मतलब फिजिकली कोई ऐसा मीनिंग नहीं निकाल सकते, कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। क्यों, क्योंकि एक रास्ता बताता है, लेकिन साई स्क्वायर बताएगा क्या, ये क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बता देता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है। और अगर साई स्क्वायर डीवी लिख दिया जाए, साई स्क्वायर डीवी लिख दिया जाए तो ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी होगा। किसकी प्रोबेबिलिटी, ये सब कुछ किसकी बात कर रहे हैं, ऑफ एंड फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी की बात चल रही है। इसी को लिखना चाहो तो मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा, देख लेना एग्जाम हॉल में ऐसा भी लिखा हो सकता है आर स्क्वायर डीवी, या फिर आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर लिखा होगा, यहाँ पे आर स्क्वायर लिखा होगा, रेडियल प्रोबेबिलिटी, और कुछ भी नहीं। बस इतना मीनिंग याद रखना, बस मीनिंग याद रखना, और कुछ भी नहीं करना इसमें भाई। तुझे बस मीनिंग याद रखना है कि वेव फंक्शन का स्क्वायर करेंगे तो डेंसिटी मिलती है, और वेव फंक्शन के स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, वॉल्यूम से, तो क्या मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। क्या होता है यहां पे, होता क्या है, सुनना, इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका एक रीजन है। एक बात बताओ, एक बात बताना, ध्यान सुनना, तुमसे एक वर्ड यूज कर रहा हो, एक वर्ड, एक बात बताना, मान लो इलेक्ट्रॉन ऐसे वेव में चल रहा है, इलेक्ट्रॉन मान लो इधर जा रहा है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये जो पॉइंट्स होते हैं, ये जो पॉइंट्स होंगे, यहां पे बताओगे इस वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा, इस वेव का इस पॉइंट पे जो ये डॉटेड पॉइंट्स बनाए, इस पे एम्पलीट्यूड कितना होगा, बताओगे एम्पलीट्यूड कितना होगा, जल्दी बताओ। इस पॉइंट पे जैसे जैसे ये वेव ऐसे ऐसे कर रहा है, तो इस पॉइंट पे दोनों जहां टकरा रहे हैं, इस पॉइंट पे वेव का एम्पलीट्यूड कितना होगा, एम्पलीट्यूड कितना होगा, एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, वेव का एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, कितना होगा, 0 होगा पक्का। साई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस पॉइंट बताओगे साई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस पॉइंट पे साई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, साई की वैल्यू 0। अब सब लोग मैथ्स जानते हो, सब लोग मैथ्स जानते हो, अगर साई की वैल्यू 0 हो गई, अगर साई की वैल्यू 0 हो गई तो 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0। 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0, और इसका स्क्वायर इंटू डीवी। सर किसी को भी 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा, सब कुछ 0 आ जाएगा।
याद रखना ग्राफ का बेटा कोई भी हाई फाई मैथ्स तुमसे नहीं पूछेगा, इस बात की गारंटी है। बार बार बोल रहा हूं गारंटी मतलब समझा करो, ठीक है। अब कुछ लोग मैथ्स लगाने पड़े हैं तो उसके कोई कोई वो नहीं कर सकते। ये सब कहां से आता आप छोड़ दो, आप बस ये जानो कि यार इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे वेव में जाएगा। ये पॉइंट जो होगा ये ऐसा पॉइंट है जहां पे एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, जीरो। एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, जीरो। और एम्पलीट्यूड अगर जीरो हो गया मतलब साई की वैल्यू जीरो हुई, साई स्क्वायर जीरो, साई स्क्वायर डीवी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब सब कुछ ही जीरो हो जाएगा, श्योर हो। अब इसी को हम लोग जिस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, जिस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाए, चाहे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जीरो हो जाए या साई की वैल्यू जीरो हो जाए, उसी पॉइंट को हम लोग एक नाम दे देते हैं और उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, नोड्स बोल देते हैं। नोड्स क्या है, नोड्स क्या है सर, एक एरिया हो सकता है, देखना ध्यान से, एक पॉइंट हो सकता है, अ पॉइंट या फिर अ स्पेस, अ पॉइंट वेयर फाइंडिंग वेयर probability of finding an electron, where probability of finding an electron becomes zero। मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की कोई गुंजाइश ना हो, इलेक्ट्रॉन के मिलने की कोई गुंजाइश ना हो, या बोल सकता हूं कि जहां पे साई की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो, या फिर साई स्क्वायर क्या हो जाए, जीरो, या फिर साई स्क्वायर डीवी क्या हो जाए, जीरो। नोड किसको बोलेंगे, एक पॉइंट हो सकता है, एक एरिया हो सकता है, कोई भी चीज लिख दो, कोई ऐसा नहीं एकदम पॉइंट ही बोलना, एरिया भी हो सकता है सर, जहां पे क्या हो जाए, साई की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो, या साई स्क्वायर की वैल्यू जीरो, या साई स्क्वायर डीवी की वैल्यू जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, तो याद रखना भाई साहब, ये ध्यान रखना अपने पास कि साई की वैल्यू जीरो, साई स्क्वायर जीरो, साई स्क्वायर डीवी जीरो हो जाए। कैसे हुआ सर, ऑब्वियस है ना, इसकी वैल्यू जीरो, इसका स्क्वायर करोगे जीरो, इसको मल्टीप्लाई करोगे जीरो हो जाएगा। अब नोट्स एक बात बताओ, न्यूक्लियस है, याद करो हमने ऐसा कुछ बनाया था ऑर्बिट्स। एक बात बताना, हमने पढ़ा था कि ये सर क्या है, 1s है, ये क्या है, 2s है, ये क्या है, 3s है, ऐसा कुछ पढ़ा था। देखना ध्यान से, यहां पे मान लो ऐसा बना देता हूं, ये क्या है, 2p है। बेटा जिन लोगों को पढ़ा हुआ है वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नहीं तो भाई जिनका बैकलॉग है उनको तो पता ही नहीं चलेगा ये सब क्या बन रहा है, डब्बा डब्बा क्या चल रहा है, अब्बा डब्बा जब्बा ये सब चल क्या रहा है, ठीक है, ये सब क्या चल रहा है, ये क्या है, 3D। एक बात बताना, इलेक्ट्रॉन्स कहां कहां मिलते थे, याद करो, इलेक्ट्रॉन्स कहां कहां मिलते थे, याद करो, इलेक्ट्रॉन्स कहां कहां मिलते थे। इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर होगा, याद है, इसके इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होगा, इसके अंदर होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन्स कहां कहां मिल सकते हैं, खुद से सोचो ना, इलेक्ट्रॉन्स कहां कहां मिल सकते हैं, यही होगा ना शायद, इलेक्ट्रॉन्स यहां होंगे, यहां होंगे, यही होगा ना, यही होगा, ऑर्बिटल्स के अंदर ही होंगे इलेक्ट्रॉन्स, यही मिले। इलेक्ट्रॉन्स हर एक जगह मिलेगा क्या, मतलब कोई बंदा यहां आके खड़ा हो जाए, बोले सर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, भाई इलेक्ट्रॉन कहां है, यहां उसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा क्या, वहां इसको इलेक्ट्रॉन मिलने वाला है क्या, नहीं मिलेगा ना भाई, यहां मिलेगा क्या, नहीं मिलने वाला है। अब इलेक्ट्रॉन्स यहां नहीं मिलेगा, कोई बोले सर इस पूरे एरिया में बताओ, इस पूरे एरिया में इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस पूरे एरिया में इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स मिलता कहां पे है, इलेक्ट्रॉन कहां मिलेगा, ऑर्बिटल्स के अंदर, 1s के ऑर्बिटल्स में, या 2s 2p के ऑर्बिटल्स में, या 3d के ऑर्बिटल्स में, इधर ही मिलेगा ना भाई, नहीं यही मिलेगा। इस पूरे एरिया में, इस पूरे एंगल पे कोई बोल दे कि इस पूरे एंगल में खोज के आओ भाई, तू इस एंगल पे ऐसे चलता चला जा, इंफिनिटी तक चला जा, तुझे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, तुझे इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही नहीं। किसने बोला, नहीं सर नहीं सर नहीं सर ऐसे नहीं होता, एंगल तो छोड़ो। मान लो एक बार बताना, खुद से सोचना, किसी बंदे ने बोला सर मैं इस एंगल को छोड़ो, मैं इस रेडियस पे चला गया, इस रेडियस पे पूरा ऐसे लंबा चौड़ा घूम जाए, पूरा लंबा चौड़ा घूम जाए, इस रेडियस पे उसको इलेक्ट्रॉन मिल सकता है क्या, इस रेडियस पे, जिस रेडियस पे मैं घूम रहा हूं, इस पे इलेक्ट्रॉन कभी भी मिल पाएगा क्या, उसको कभी मिल सकता है क्या, इस रेडियस पे बताना, कभी मिल सकता है क्या, नहीं मिलेगा ना भाई, कभी नहीं मिलेगा, नहीं मिलने वाला। क्यों, क्योंकि सर इस एरिया में इलेक्ट्रॉन ऊपर है, नीचे है, साइड में, लेकिन इसके बीचों बीच कोई चला जाए, मान लो इलेक्ट्रॉन यहां है और यहां है, तुम यहां जाके खड़े हो जाओ तो इलेक्ट्रॉन कहां मिलेगा, नहीं मिलेगा ना भाई, पक्का। अब देखना भाई, यही चीजें, सेम चीजें मैं इधर लिखने वाला हूं, यही सेम चीजें मैं इधर लिखने वाला हूं, ये देख ले भाई, देख, नोड्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ध्यान से देखना, जो नोड्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के कैसे, ये देखना नोड्स कैसे होते हैं। एक होते हैं एंगुलर नोड्स, एंगुलर नोड्स मतलब किसी एंगल में जाके चेक करो, जैसे मैंने बताया कि सर इस पूरे एंगल में जाके आप चेक कर लो, इस पूरे एंगल में चेक कर लो, आपको कभी भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही नहीं, मतलब इधर जब इलेक्ट्रॉन खोजने जाओगे इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरो ही होगी,
इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी, जीरो ही होगी। एंगुलर नोड्स का फॉर्मूला होता है एल, एंगुलर नोड्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है एल, एंगुलर नोड्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा एल। और दूसरा होता है कौन सा, रेडियल नोड्स। दूसरा होता है कौन सा, रेडियल नोड्स, कि सर इस रेडियस पे जाके, मान लो मैं इस रेडियस पे जाके घूम जाऊं, इस रेडियस पे जाके अगर इस रेडियस पे जाके घूमना शुरू कर दूं तो सर मुझे इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस हैं क्या, बेटा कहीं नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रॉन या तो इधर है नहीं तो उधर है, इस रेडियस पे कभी नहीं मिलेगा। तो इस रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या आता है, n माइनस एल माइनस वन। और तुमसे कोई पूछ दे टोटल नोड्स बताओ, तो टोटल नोड्स कितने हो जाएंगे, टोटल नोड्स कितने हो जाएंगे, नोड्स मतलब जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाए, एंगल पे कितनी होगी एल, और इसकी वैल्यू कितनी होगी सर n माइनस वन हो जाएगा। आप ऐड करके देख लो, इन दोनों को ऐड करो, माइनस एल और प्लस एल कैंसिल आउट, टोटल नोड्स क्या होंगे n माइनस वन, टोटल नोड्स क्या होंगे n माइनस वन। तो ये ध्यान रखना भाई, नोड्स जो होते हैं वो दो टाइप के, नोड्स जो होते हैं वो दो टाइप के, नोडल एंगुलर नोड्स और रेडियल नोड्स। एंगुलर नोड्स और रेडियल नोड्स, एंगुलर नोड्स और रेडियल नोड्स में देखते हैं, एंगुलर रेडियल नोड्स कि एंगुलर पे मतलब किसी एंगल पे जाके सर्च मारोगे, किसी एंगल पे जाके सर्च मारोगे तो सर ये जो एंगल वाला नोड है इसको क्या बोलेंगे, एंगुलर नोड। ये किस पे डिपेंड करता है, एल पे, और रेडियल नोड किस पे डिपेंड करता है, n माइनस एल माइनस वन। इन दोनों को मिला दोगे तो टोटल नोड्स, टोटल नोड्स कितना बनेगा n माइनस वन। पक्का। तो भाई जो इतना कुछ पढ़ा ना, ये मैथ्स जो पढ़ रहे थे, किसी को लग रहा था सर इतनी मैथ्स क्यों पढ़ा रहे हो, इसी के लिए पढ़ा रहा था कि भैया प्रोबेबिलिटी जीरो कैसे हो सकती है। नोड्स क्या हो सकता है, नोड्स क्या हो सकता है कि सर साई की वैल्यू जहां जीरो हो जाए, साई स्क्वायर जहां जीरो हो जाए, अगर ये जीरो, अगर ये जीरो तो ऑब्वियस इसका स्क्वायर जीरो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो। भाई इस जीरो वाली कंडीशन को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, इस जीरो वाली कंडीशन को ही क्या बोलते हैं, नोड्स। और कहां कहां नोड्स नहीं मिलेंगे उसको निकालने का तरीका ये होता है, उसको निकालने का तरीका क्या होता है, ये होता है। हो जाएगा सर, श्योर हो, टोटल नोड्स निकाल दो। अरे भाई तो ये बोल रहा सर रिवॉल्व करेगा, तो बेटा रिवॉल्व करेगा तो 1s के पीछे 2s ही रहेगा, 2s के पीछे 3s रहेगा, ऐसे ही बढ़ेगा ना। ऐसा थोड़ा ना कि सर स्फीयर होता है, स्फेरिकल के पीछे स्फेरिकल रहेगा, इसमें देखो डंबल के पीछे डंबल रहेगा, इसमें डबल डंबल के पीछे डंबल डबल डंबल रहेगा। लेकिन ये वाला एरिया ये घूमेगा तो सब घूमेंगे ना भाई, ये भी साथ में ही घूमेगा ना। ऐसा थोड़ी ना होता है कि बीच में कोई घूम रहा है, नहीं नहीं, सब साथ में घूम रहे होंगे ना भाई, सब साथ में घूम रहे होंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा कि सब, ऐसा थोड़ा ना कि हाँ भाई ये घूम रहा है तो सर ये रह जाएगा, ये घूम के यहाँ आ जाएगा, नहीं, ये अगर घूमेगा तो ये भी इधर घूम जाएगा, ये भी इधर घूम जाएगा, ये पूरा ही साथ में घूम रहा होगा ना। याद करो हमने दो पढ़े थे, एक अपने स्पिन पे अर्थ की तरह रोटेशन होता था, अर्थ की तरह रोटेशन होता था, एक अपने एक्सिस पे, और एक क्या होता था अराउंड द, मतलब अराउंड द क्या हो जाएगा प्लैनेट। तो बस ये चीजें याद रखना, ये चीजें याद रखना, हो जाएगा। तो ये देख लो नोट्स कैसे आएंगे। अब देख लो भाई तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, मैं लिख के देता हूं। जैसे इस बार क्वांटम नंबर का परसों पढ़ रहे थे, कल क्वेश्चन आया है। इस बार देखो, अगली बार अगर 2025 तक अगर क्वेश्चन नहीं आया, 2024 में नहीं आया, 2025 में आ जाए, कोई भरोसा नहीं, ठीक है। ये देख ले भाई, तेरे से कोई क्वेश्चन पूछ दे कि सर 4s है, 4s है, 4s का एंगुलर नोड कितना होगा, एंगुलर नोड कितना होगा 4s के अंदर, एंगुलर नोड्स कितने होंगे, और रेडियल नोड्स कितने होंगे, रेडियल नोड्स कितने होंगे, एंगुलर नोड्स कितने होंगे, रेडियल नोड्स कितने होंगे, और टोटल नोड्स कितने होंगे, एंगुलर नोड, रेडियल नोड और टोटल नोड्स कितने हो जाएंगे, एंगुलर नोड, रेडियल नोड, टोटल नोड्स कितने हो जाएंगे, जल्दी करो, जल्दी करो, बताओ कितने हो जाएंगे। फॉर्मूला तुम्हें दिया जा चुका है, फॉर्मूला तुम्हें दिया जा चुका है, फॉर्मूला दिया जा चुका है। 4s में एंगुलर नोड्स कितने होंगे, सर इसका n और l निकाल सकते हो। n की वैल्यू क्या है 4, l की वैल्यू क्या है 0, सर इसका फॉर्मूला क्या है l, ये क्या हो जाएगा 0, इसका फॉर्मूला क्या होगा n माइनस एल माइनस वन, 4 माइनस 0 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3। टोटल नोड्स कितने हो जाएंगे, टोटल नोड्स कितने हो जाएंगे सर 0 प्लस 3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। टोटल नोड्स निकाल सकते हो तो निकाल दो भाई, 0 3 3। किसी का भी पूछा जाए किसके अंदर कितने नोड्स हैं, आप सब कुछ निकाल सकते हो, सब कुछ निकाल सकते हो। ये देख लो ना अपने पास, ये देख लो, अगर मैं ऐसा दे दूं, चलो निकालो सर रेडियल नोड्स निकालना, चलो इसका आंसर बताओ, जल्दी बताओ, रेडियल नोड्स बताओ, एंगुलर नोड्स बताओ, और टोटल नोड्स तो निकाल ही दोगे। टोटल नोड्स बताओ, रेडियल नोड्स, एंगुलर नोड्स और टोटल नोड्स बता दो क्या होगा। रेडियल नोड्स, एंगुलर नोड्स, टोटल नोड्स क्या होगा, रेडियल नोड्स, एंगुलर नोड्स, टोटल नोड्स क्या होने वाला है, क्या होगा।
क्या होगा इसके केस में? इसका n और l निकाल के चेक कर लो। n की वैल्यू क्या होगी 5, l की वैल्यू क्या होगी 2, n और l आ गया। सर रेडियल नोड्स कितना होता है 5 माइनस 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2। रेंगुलर नोड्स कितना होता है l की इक्वल, l की वैल्यू कितनी हो गई 2। सर टोटल नोड्स कितने हो जाएंगे 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, या फिर 5 माइनस 1 कर देना तो भी आंसर आ जाएगा। किसी का भी बोलेगा ना, किसी का ही बोलेगा, सब कुछ निकाल सकते हो भाई। तुम्हें कोई बोल देना चलो इसका निकालो, फटाफट इसके आंसर बताना, जल्दी करो। जल्दी बताओ क्या होगा। एंगुलर नोड्स, रेडियल नोड्स और एंगुलर नोड्स, रेडियल नोड्स और टोटल नोड्स, क्या होगा इसके केस में? इसके केस में क्या होगा, कितना आएगा, कितना आएगा? सर 6p है, 6p का n और l निकाल सकते हैं। n की वैल्यू 6, l की वैल्यू क्या हो गई 1। आंसर बताओ कितना हो जाएगा, आंसर बताओ कितना हो जाएगा, कितना होगा? सर रेडियल नोड्स कितने होंगे? सर रेडियल नोड्स देखोगे तो रेडियल नोड क्या होगा 6 माइनस 1 माइनस 1, रेडियल नोड्स कितना हो जाएगा 4। एंगुलर नोड्स कितना होगा 1 और टोटल नोड्स कितने हो जाएंगे 5। इतना ही क्वेश्चन आएगा भाई। तुझे ना कोई मैथ्स वैथ्स श्रोडिंगर इक्वेशन कोई नहीं निकलवा रहा तेरे से, कोई नहीं निकलवा रहा, लेकिन हाँ ये जरूर तुझे अब ऑब्वियस है ना, वो बेसिक मैथ्स इसलिए बताना पड़ा कि नोड का डेफिनेशन पता चल पाए कि नोड वो जहां एम्पलीट्यूड क्या हो जाए 0 हो जाए, नोड वो जो एम्पलीट्यूड कहां हो जाए 0 हो जाए। एम्पलीट्यूड 0 कैसे होगा अभी देख सकते। अगर देख भाई तेरे जिंदगी में यही क्वेश्चन आएगा, ये इससे ज्यादा मेडिकल में पूछा नहीं जाएगा। लेकिन चल अगर तुझे किसी ने बोल दिया कि नहीं सर रेडियल नोड्स, अगर बाय द वे कहीं पे बोल दिया जाए कि सर रेडियल नोड्स निकाल के दिखा दो, ऐसा कर दो वैसा कर दो, निकाल के चेक भी कर लेंगे। अभी आज ही चेक भी कर लेंगे, देख लेंगे कैसा होगा। आज चेक भी कर लेंगे, आज तुझे दिखा भी दूंगा। सबसे बेकार था क्वेश्चन, सबसे मतलब डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर इसके ऊपर भी आएगा ना तो तेरे ऊपर जिंदगी में सबसे आसान सा क्वेश्चन बन जाएगा। अगर तुझे लाइफ में पता चल गया तो, बेसिक मैथ्स आती है तो आराम से हो जाएगा। एल की वैल्यू 1 कैसे हो रही है बेटा? अब ये जादू है, अब ये जान जाओ कि ये जादू है, ये मैं दोबारा अब जा नहीं सकता। एल की वैल्यू 1 हो जाती है पी के से केस में, एल की वैल्यू 1 हो जाती है। अभी के लिए मान लो एल की वैल्यू 1 होती है, आप ये मान लेना बस, ठीक है। जादू है और कुछ नहीं है, ठीक है। डी के केस में एल की वैल्यू 2, एस के केस में एल की वैल्यू 0 हो जाती है। तो रेडियल नोड्स हो गए, एंगुलर नोड्स हो गए, ये काम हो गया। अच्छा उसके बाद अगर मुझसे किसने पूछ दिया कि एन एल, अब आते हैं कि नोड्स और नोडल प्लेन। एक चीज और होती है, एक चीज और बोली जाती है नोडल प्लेन। नोडल प्लेन या नोडल सरफेस बोला जाता है। प्लेन का मतलब क्या होता है? एक बात बताओ सर, एरिया प्लेन, प्लेन का मतलब क्या होता है? अगर प्लेन की बात की जाए तो प्लेन का मतलब क्या होता है, प्लीज देखना अपने पास। प्लेन मतलब क्या होता है? ऐसे। लाइन का मतलब एक लाइन, लाइन का मतलब ऐसा एक लाइन खींच दिया, ये लाइन हो गया। प्लेन का मतलब क्या हो गया कि सर ऐसे एक पूरा का पूरा ऐसे एक ना, ये पूरा एक प्लेन है। ये एक ऐसे, मैं अगर हाथ को ऐसे रख रहा हूं तो ये एक पूरा एक प्लेन है। अगर ऐसे कट कर रहा हूं तो ये एक पूरा प्लेन है। प्लेन सबको पता है ना। प्लेन भाई क्या हो जाएगा? लाइन और प्लेन में डिफरेंस है, लाइन और प्लेन में डिफरेंस है। प्लेन मतलब एक पूरे एरिया में बात की जाएगी। ऐसे कट करोगे, फ्लैट को कट करोगे तो भाई वो क्या हो जाएगा? प्लेन हो जाएगा पक्का। मतलब एक पूरा सरफेस हो जाए, दो एक्सेस को कंबाइन कर दो, उसी को प्लेन बोलते हैं। तो क्वेश्चन कल हमने शेप्स पढ़े थे, कल हमने शेप्स पढ़े थे, एस पी एंड डी के पढ़े थे, एस पी एंड डी के पढ़े थे, एस पी एंड डी के पढ़े थे। याद करो, अगर मैं निकालने चलूं नोडल प्लेन्स, नोडल प्लेन्स मतलब क्या हो गया? नोडल प्लेन्स मतलब क्या हो गया? प्लेन्स हैविंग probability of, planes having probability of finding an electron, probability of finding an electron 0। जहां पे ऐसा प्लेन जहां पे इलेक्ट्रॉन को मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए? 0 हो जाए। जैसे देखो ना, अगर मैं एस ऑर्बिटल लेता हूं, एस ऑर्बिटल लेता हूं, एस का ऑर्बिटल लेता हूं, तो एस का ऑर्बिटल क्या है? ऐसा है। अब सर इसमें तो इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है ना। एस में इलेक्ट्रॉन देखो यार, इलेक्ट्रॉन मक्खी के बराबर है। वो मक्खी ऐसे ऐसे कहीं भी रोटेट कर सकती है, कहीं भी जा सकती है ना। ये तो अंदर कोई भी मोशन कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन्स के ना मिलने की, इसको अगर किसी प्लेन से कट करो, मान लो तुमने ऐसे किसी प्लेन से कट कर दिया, अगर ऐसे किसी प्लेन से कट कर दिया, इसके इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कभी 0 हो ही नहीं सकती। एस के अंदर देखोगे, एस के अंदर कोई नोडल प्लेन नहीं होता, एस के अंदर कोई नोडल प्लेन नहीं होता। क्यों? क्योंकि एस क्या होता है? स्फेरिकल। एस क्या होता है? नो नोडल प्लेन। याद रखना, इसके अंदर कोई नोडल प्लेन नहीं होता, कोई नोडल प्लेन नहीं होता। क्यों? बिकॉज इट इज स्फेरिकल एंड सिमेट्रिकल। स्फेरिकल होगा, ऑब्वियस है। आपकी लाइफ में कभी भी स्फेयर को कट करोगे कोई नोडल प्लेन नहीं आएगा।
नोडल प्लेन मतलब क्या हो जाएगा भाई, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है ना, मच्छर के टाइप एक बलून में एयर रख दो, वही तो मोशन हो गया। एस ऑर्बिटल में कोई नोडल प्लेन नहीं होता। अब आते हैं पी में, ध्यान से देखना। पी में, पी सबसेल में हमने कल याद किया था, पी सबसेल में 3 लोग थे, एक का नाम था पी एक्स, एक का नाम था पी वाई, एक का नाम था पी जेड। याद करो, पी एक्स पी वाई पी जेड। सर अगर मैं बात करूं, ये देखना, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है, पी एक्स का शेप क्या बनाया था, पी एक्स का शेप ऐसा था, यही था ना पी एक्स, यही था ना पी एक्स। एक बात बताना, पी एक्स यही था। इसमें कौन कौन सा प्लेन है, कौन सा प्लेन है जो इसको कट कर देगा, सॉरी जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी, किस प्लेन में होगा? एक काम करें, इलेक्ट्रॉन कहां होगा, यहां होगा, यहां होगा ना। इस प्लेन को कट करो, वाई और जेड एक्सिस के प्लेन को कट करो, पीएक्स में इस वाले प्लेन से कट करो, ऐसे हाथ को ले जाओ, तो सर इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट पे कहीं नहीं मिलेगा, इस प्लेन में कहीं नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रॉन इधर मिलेगा या इधर मिलेगा। पीएक्स के पास कितना नोडल प्लेन है? एक नोडल प्लेन होगा, और वो कौन सा नोडल प्लेन होगा सर? एक्स एक्सिस को छोड़ के वाईजेड प्लेन जो होगा वो उसका क्या होगा? नोडल प्लेन होगा। वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। पीएक्स का इलेक्ट्रॉन कहां होगा? एक्स एक्सिस पे ही होगा, एक्स एक्सिस पे ही होगा। वाई और जेड एक्सिस पे कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। आप इसको रटना चाहो तो रट लो भाई, रटना चाहो तो रट लो। वाई और एक्स एक्सिस, वाई और जेड एक्सिस, इलेक्ट्रॉन कहां होगा? एक्स एक्सिस के लॉन्ग ना, एक्स एक्सिस पे होगा इलेक्ट्रॉन, हमेशा एक्स एक्सिस पे होगा। तो वाई और जेड पे क्या होगा? कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। आप ऐसे कट कर दो, ऐसे कट कर दो, इसको कट करो, सर इधर से जाओगे कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। आपको पिक्चर भी दिखा देता हूं, देखना ध्यान से। ये रहा, ये देख लो, कोई भी है, मान लो इसको बोलते हैं, अपने पास कभी भी बोला जाए, ध्यान से देख लो, अपने को कभी भी बोला जाए, कभी भी बोला जाए तो यहां देखना, एक्सिस का देख लेना कि भाई इसको इसके अलोंग एक्सिस कट किया, इसको इसके अलोंग, ये देख लो अपने पास, ये इसके अलोंग कट कर रहे, 3D में अपने पास ऐसे चल रहा है, इसको क्या करेंगे? ऐसे कट करेंगे। आपकी मर्जी है भाई, थोड़ा खुद से इमेजिन कर सकते हो तो खुद से इमेजिन कर लो, खुद से इमेजिन कर लो अपने पास। हर एक अलग 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 प्लेन है कि इसमें इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे है तो बीच से कट किया, इसमें इलेक्ट्रॉन आगे पीछे है तो ऐसे कट कर दिया, इसमें इलेक्ट्रॉन इधर इधर है तो ऐसे कट कर दिया। देख लो, ये px है तो इसका yz नोडल प्लेन, ये सर pz है तो इसका xy नोडल प्लेन, ये py है तो इसका xz नोडल प्लेन। आपको सर कुछ रटना नहीं है, अगर समझने की कोशिश करोगे तो सिंपल सा एक ट्रिक होता है, इसमें कुछ करना थोड़ी ही ना है। इसमें देख लो अपने पास, ये देख लो, px में क्या आया? yz प्लेन। किसने बोला सर pz हो गया तो py हो गया, तो py कैसा बनेगा? py कल ही बनाया था, py कैसा बनेगा सर? इलेक्ट्रॉन इधर होगा या इधर होगा? यही होगा ना सर, इधर एक्स एक्सिस है और इधर क्या है? जेड एक्सिस है। तो कभी भी आप खुद सोच लो, पीवाई के पास कौन सा, पीवाई के पास कितना नोडल प्लेन होगा? एक नोडल प्लेन होगा। पीवाई के पास क्या होगा? एक नोडल प्लेन होगा। और वो कौन सा नोडल प्लेन होगा? तो सर उसके लिए कौन कौन से प्लेन पे इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है? उसके लिए कौन सा प्लेन पे इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है? एक्स और जेड पे। उसके लिए कौन से इलेक्ट्रॉन्स कौन से प्लेन पे नहीं मिलेगा? सर वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस पे कभी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। तो एक्स और जेड से पास करा दीजिए, कभी भी आपको इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेगा। सिमिलरली पीजेड पे आते हैं। पीजेड को भी हमने कल पढ़ा था कि सर पीजेड अगर आप बनाते हो, अगर आप पीजेड बनाते हो तो पीजेड क्या होगा? यही होगा जेड एक्सिस पे। तो भैया जेड एक्सिस पे अगर देखोगे तो जेड एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक यहां होगा एक यहां होगा। सर वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस क्या है? खाली पड़ा है। तो आपके लिए पीजेड के पास एक नोडल प्लेन होगा, पीजेड के पास एक नोडल प्लेन होगा, और वो कौन सा होगा? वो कौन सा होगा? एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन क्या होगा? उसका नोडल प्लेन होगा। तो ये याद रखो, एक्स वाई क्या हो जाएगा? नोडल प्लेन हो जाएगा। तो आपकी मर्जी, आप चाहो तो भाई पिक्चर से याद कर लेना, मैं पिक्चर अटैच भी कर दूंगा, आपको ये पिक्चर भी दिख जाएगी, आपको ये पिक्चर दिख जाएगी। नहीं तो आप अगर खुद से समझ सकते हो तो सादा, हाँ, लेकिन समझने का काम नहीं कर सकते तो रट लेना, कोई और ऑप्शन है नहीं भाई। रट सकते हो तो जल्दी रट लेना, कोई दिक्कत नहीं, आपके ऊपर है। बाकी जो भाई पेयरिंग वाले लोग हैं वो कर लेना भाई, ठीक है। हाँ, पेयरिंग वाले लोग अपना पेयरिंग कर रहे हैं। चलो ठीक है,
तो आपकी मर्जी है पीजेड का। अब इसको कोई याद करना चाहे याद कर ले, या नॉर्मल सोच लो कि जेड एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन होगा तो ऑब्वियस एक्स वाई पे नहीं होगा, यहाँ वाई पे है तो वाई पे है तो एक्स और जेड पे नहीं होगा। नोडल प्लेन मतलब जहां इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए, जीरो। इसको निकालने का कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि आप फॉर्मूला रट लो। जैसे रेडियल नोड्स निकालना, एंगुलर नोड्स निकालना हम सबने पढ़ लिया है, रेडियल नोड्स और एंगुलर नोड्स निकालना हम सबने पढ़ लिया है, रेडियल नोड्स और एंगुलर नोड्स हम सबने पढ़ लिया है। लेकिन हाँ, अभी अपने पास रेडियल नोड्स और एंगुलर नोड्स हमने पढ़ लिया है, ये नोडल प्लेन्स हैं। अब किसी के दिमाग में आएगा सर डी का बताओ, डी में क्या होगा, तो डी में पहले देख लेते हैं डी में क्या होगा। एक बात बताना, डी में डी ऑर्बिटल्स को देखें, डी सबसेल को कल हमने डिवाइड किया था, डी सबसेल में हमने कल 5 ऑर्बिटल्स देखे थे, याद करो। एक डी एक्स वाई था, डी वाई जेड था और डी जेड एक्स था, यही था ना। इन तीनों का स्ट्रक्चर याद करो। मैं पहले, और एक कौन सा था, एक डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था और एक क्या था, डी जेड स्क्वायर था। ये दोनों ऑन द एक्सिस होते थे, इनके इलेक्ट्रॉन कहां होते थे, एक्सिस पे, और इसके इलेक्ट्रॉन्स कहां होते थे, इन बिटवीन द एक्सिस, इन बिटवीन द एक्सिस। ये क्या होते थे, इन बिटवीन द एक्सिस। ये कहां होंगे, इन बिटवीन द एक्सिस होंगे। यही होगा ना, यही होगा सर। ये ऑन द एक्सिस और ये क्या होगा, इन बिटवीन द एक्सिस, यही हो रहा होगा। अब देखना सर, सुनना, अपने पास कहानी सुनना क्या है। आप डी एक्स वाई के बारे में बात करते हो, आप डी एक्स वाई के बारे में बात करते हो, तो डी एक्स वाई क्या कहता है कि सर आपको याद करो, हमने कल स्ट्रक्चर बनाया था, इसका एक्स है, इसका क्या है, वाई प्लेन है, इसका एक्स प्लेन है, इसका क्या है, वाई प्लेन है, और इसके बारे में देख लो क्या होगा, इसके बारे में देखना। हमने कल ही इसका स्ट्रक्चर बनाया था। उम्मीद है कि आप पढ़ के आए होंगे, ऐसे उम्मीद ज्यादा नहीं करना है मुझे इस बैच से, लेकिन हाँ उम्मीद करता हूं कि ये हमने पिक्चर कल बनाई थी। आई होप सबको कुछ याद होगी, सबको कुछ याद होगी कि भाई ये चीजें हैं, ये चीजें हैं। डी एक्स वाई मतलब याद करो, हमने कल पढ़ा था कि इसके बीच का एंगल कितना होगा। अगर मैं इनके बीच का एंगल निकालूं तो ये एंगल हमने पढ़ा था कि सर 45 डिग्री, ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। ठीक है, तो 45 डिग्री के एंगल पे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स कहां कहां मिलेगा, इलेक्ट्रॉन्स किधर किधर मिलेगा भाई, इलेक्ट्रॉन्स यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, इलेक्ट्रॉन्स इन्हीं चारों में होगा ना। सर इसके पास कितने नोडल प्लेन्स हैं, देखना एक बार ध्यान से देखना, कितने नोडल प्लेन्स हैं। एक बार इस प्लेन पे कट करो, नोडल प्लेन मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा ना। एक बार इस तरह से कट करो, 2 नोडल प्लेन्स होंगे। इसके पास कितने नोडल प्लेन्स होंगे, 2 नोडल प्लेन्स होंगे। देख लो, 2 नोडल प्लेन्स होंगे। कितने नोडल प्लेन्स हो जाएंगे, 2 नोडल प्लेन्स। कैसे सर, ऐसे कट करो, ये ऐसे सीधा सीधा पास कर दो, इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। ऐसे पास कर दो, ऐसे हॉरिजॉन्टल पास कर दो, इसके अराउंड कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलने वाला है, कहीं भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। तो डी एक्स वाई में कितने होंगे, 2 नोडल प्लेन। अब अगर आपको डी एक्स वाई आता है तो डी वाई जेड भी उसी का जुड़वा भाई है। डी वाई जेड भी क्या था, वाई एक्सिस बना लो, जेड एक्सिस बना लो, इसके बीच में फ्लावर बना लो, इसके बीच में फ्लावर बना लो, ऐसे। यही था शायद, यही था अपने पास, यही था। अब सर इसमें कौन कौन सा होगा, तो सर ऑब्वियस है ना, ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन, मतलब इसके पास भी कितने नोडल प्लेन्स हो जाएंगे, अगेन 2 नोडल प्लेन्स होंगे। एग्जाम हॉल में आपसे ये सब क्वेश्चन खूब पूछा जाएगा। डी जेड एक्स है, अगर डी जेड एक्स है तो इसका भी अब आपको पता चल ही गया होगा कितने नोडल प्लेन होंगे। खुद ही समझदार हो, अब समझ गए होंगे कि सर कितने नोडल प्लेन होंगे। इसके अंदर भी कितने नोडल प्लेन्स होंगे, इसके अंदर भी कितने नोडल प्लेन्स होंगे, सर इसके अंदर भी 2 ही नोडल प्लेन्स होंगे। तो सर जो लोग इन बिटवीन द एक्सिस रहते हैं उनके पास कितने नोडल प्लेन्स होते हैं, 2 नोडल प्लेन्स होते हैं। कितने होते हैं, 2 नोडल प्लेन्स होते हैं। आपकी मर्जी, इसको रटना चाहिए रट लीजिए, अदरवाइज आपको पिक्चर्स अगर आती हैं, कल का शेप आपने पढ़ रखा है तो आपको पता है कि भाई ऐसे कट करो, ऐसे कट करो, ऐसे कट करो, ऐसे कट करो, ये 2 नोडल प्लेन आ जाएंगे। 2 नोडल प्लेन सबके पास आ गए। ये कौन से लोग हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, इनका शेप भी कल पता था अपने को। अब आते हैं जो लोग एक्सिस पे होते हैं, ऑन द एक्सिस वाले लोग कैसे होते हैं, ऑन द एक्सिस वाले लोग कैसे होते हैं, ध्यान से देखना, ऑन द एक्सिस वाले लोग कैसे होते हैं। ठीक है, ऑन द एक्सिस वाले लोग कैसे होते हैं ये देखना ध्यान से। सर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को पिक्चर बनाओ, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का पिक्चर बनाना, एक्स एक्सिस इधर वाई एक्सिस। आपने कल इसका बनाया था, ऐसा ही कुछ पिक्चर बना था, ऐसा ही कुछ पिक्चर बना था ना। इलेक्ट्रॉन कहां पे है, एक्स एक्सिस पे है और वाई एक्सिस पे है। यहां पे कैसे प्लेन दिखेगा, तो एक काम करते हैं, इसको देखो पिछली बार कहां था, पिछली बार देखना, पिछली बार इन बिटवीन द एक्सिस था, तो हमने क्या किया था, एक्सिस वाला प्लेन बना दिया था, ऐसे काटा था, ऐसे काटा था। इसको क्या करो, इसको ऐसे कट कर दो, एक एक प्लेन ऐसे पास कर दो,
एक प्लेन ऐसे पास कर दो, एक प्लेन ऐसे पास कर दो, तुम्हें ही पता है कितने नोडल प्लेन हो जाएंगे, एक ऐसे कट कर दो, एक ऐसे कट कर दो, कितने नोडल प्लेन्स हो जाएंगे, दो नोडल प्लेन्स यहां भी हो जाएंगे, दो नोडल प्लेन्स यहां भी हो जाएंगे। अब तुम्हें आ रहा होगा कि सर सब में दो ही नोडल प्लेन है, सब में दो ही नोडल प्लेन है, तो इसका मतलब फिर क्यों फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हो। एक्चुअली देखो बेटा, इसमें भी दो नोडल है, कैसे, इसको इसको ऐसे ऐसे कट कर दो, ऐसे एक प्लेन लेके जाओ कट करो, ऐसे एक प्लेन लेके जाओ कट करो, इसके पास भी दो नोडल प्लेन होंगे। एक्चुअली हम लोग पढ़ किसके लिए रहे हैं, डी जेड स्क्वायर के लिए, पढ़ किसके लिए रहे हैं, डी जेड स्क्वायर के लिए। डी जेड स्क्वायर में क्या होता है, याद कर डी जेड स्क्वायर का स्ट्रक्चर, डी जेड स्क्वायर का स्ट्रक्चर क्या था, याद रखना अपने पास। डी जेड स्क्वायर में, डी जेड स्क्वायर में अगर याद करोगे तुम्हें याद आएगा, कल हमने कुछ ऐसा पढ़ा था, डी जेड स्क्वायर का जो शेप होता है वो कैसा होता है, बेबी सुदर टाइप, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो जेड एक्सिस में भी होते हैं और एक्स वाई प्लेन में भी होते हैं। ये ऐसा बंदा है जिसके पास कोई भी ऐसा एक्सिस नहीं है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स ना हो। बिकॉज ऑफ दिस हम लोग एक्स्ट्रा इस टाइम से उस टाइम से डी को इतना इंटरटेन कर रहे हैं। इसके पास क्या होगा, जीरो होगा। क्यों, याद करो सैटर्न की रिंग की तरह कल पढ़ा था कि सर जेड एक्सिस में तो होगा ही होगा, एक क्या होगा, एक्स वाई प्लेन में रिंग की तरह ऐसे से घूम रहा होगा। तो यही था ना डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसके अंदर जीरो हो जाएगा। तो ये देख लो सर, डी के कितने आए, डी के सर 4 5 आए, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इन सबके पास कितने नोडल प्लेन होते हैं, दो नोडल प्लेन्स होते हैं। कितने होते हैं, दो नोडल प्लेन्स होते हैं। लेकिन यही डी जेड स्क्वायर को लेके आओगे, इसके पास कितने नोडल प्लेन होंगे, जीरो नोडल प्लेन होंगे। इसके पास क्या होंगे, जीरो नोडल प्लेन होंगे। कोई पूछेगा सर इसमें नोड्स होते हैं क्या, इसमें नोड्स होते हैं क्या, भाई नोड्स होंगे, लेकिन वो भाई प्लेन में नहीं होगा, वो प्लेनर नहीं होगा, कहीं से भी कट करोगे इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। हाँ ऐसा हो सकता है, अभी देखेंगे कोनिकल हो सकता है, कप टाइप हो सकता है, कप टाइप हो सकता है, लेकिन हमें प्लेन जानना है, हमें कोन्स नहीं जानने। नोडल प्लेन क्या होगा, प्लेन मतलब एक ऐसे, कोन मतलब क्या होता है, कोन मतलब टोपी टाइप ऐसे बना दो ऐसा। हाँ ऐसा हो सकता है, इसके अंदर कोनिकल नोड्स होते हैं। कोनिकल नोड्स हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में दो ही नोड्स हैं। कौन कौन से, एक रेडियल, एक एंगुलर, और तीसरा क्या है, प्लेन्स, नोडल प्लेन्स। हमारे लाइफ में तीन नोड्स याद रखने, तीन नोड्स याद रखने, और कौन कौन से, रेडियल क्या होता है, एंगुलर क्या होता है, और नोडल प्लेन्स क्या होते हैं। रेडियल, एंगुलर और नोडल प्लेन्स हो जाते हैं, रेडियल, एंगल और नोडल प्लेन्स हो जाते हैं। पक्का हो जाएगा। तो भाई ये मेरे पास कहानी है। किसी को लगता हो कि नहीं सर हमें डी का दिखाओ, डी का दिखाओ, एक मिनट, डी का दिखाओ, तो मैं उसको डी का दिखा देता हूं। ये देख ले भाई, डी ऐसे ही दिखेगा ना, डी ऐसे ही दिख रहा होगा। इसके अंदर नोट्स देखने हैं तो नोट्स देख लो अपने पास। इन सबके पास क्या होगा, एक एक दो दो नोट्स होंगे, ऐसे ऐसे करके दो दो नोट्स होंगे। अब 3D में देखोगे तो भाई इसी पिक्चर को बड़ा करके देख लेना। ये देख लो डीजेड स्क्वायर है, डीजेड स्क्वायर में प्लेन नहीं होगा, डीजेड स्क्वायर में क्या होता है, कोन्स होते हैं। लेकिन तुम्हारे सिलेबस में कोन्स नहीं है भाई। देखो कभी पूछ दिया डीजेड स्क्वायर में, तो डीजेड स्क्वायर के बारे में याद रखना, जीरो नोडल प्लेन क्या होते हैं, जीरो होते हैं, प्लेन कभी नहीं आएगा। लेकिन हाँ अगर कोई पूछ दे तो दो कोनिकल नोड्स होते हैं। कोनिकल नोड्स क्या होते हैं, कोन्स के फॉर्म में अगर नोड्स डिफाइन किया जाए, नॉट इन द सिलेबस, आपके सिलेबस में नहीं है। बस यहाँ पिक्चर में दिख गया तो मैंने दिखा दिया। कोन्स हम सबको पता होता है, यहाँ प्लेन्स होंगे, ऐसे प्लेन्स होंगे, ऐसे ऐसे प्लेन्स होंगे। इसके अंदर क्या होता है, कोनिकल नोड होगा, बस ध्यान रखना, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना अपने पास। सारा का सारा डी ऑर्बिटल हमने कर लिया है, सारे नोड्स कर लिए हैं। रेडियल एंगुलर नोड्स क्या होते हैं, रेडियल एंगुलर नोड्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमने कर ली हुई हैं। अब किसी ने बोला कि सर रिंग्स लाइक सैटर्न, वही होता है रिंग्स लाइक सैटर्न, सैटर्न की तरह रिंग होगा। देखो ना एक ऊपर और देखो ये बीच में ऐसे रिंग घूम रहा है, तो इसका कोन होगा, ऐसे कोन होगा। इस एरिया में जाओगे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, इस एरिया में जाओगे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, इस एरिया में जाओगे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, ऐसे गोल गोल घूमोगे तो भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। तो इसको बोलते हैं कोनिकल नोड्स। हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना अपने पास। दो चीजें आज हमने करी, नोड्स और नोडल प्लेन, नोड्स और नोडल प्लेन। नोडल प्लेन को ही नोडल सरफेस भी बोल देते हैं भाई। मतलब नोडल सरफेस में ऐसा मत बोलना सर आपने तो नोड्स पढ़ाया था, नोडल सरफेस नहीं पढ़ाया। ये सरफेस को ही क्या बोलते हैं, प्लेन मतलब सरफेस ही हो गया। तो ऐसा मत बोलना कि भाई नोडल प्लेन कुछ और होता है, नोडल वो अलग होता है, वो सेम ही चीजें, ठीक है ना, वो सेम ही चीजें।
ओके तो चलो भाई अब आगे हमारी लाइफ में। अच्छा किसने बोला सर एफ के शेप दिखा दो, बेटा एफ का तो डी का तो मैंने बना भी दिया था, डी का मैंने बना दिया था, ठीक है ना, डी का तो मैं बना दिया था, एफ का दिखाता हूं। एफ का तुम बना भी नहीं सकते, 3D में ऐसा होता है। एफ के देखो, एफ का क्या होता है, एफ जेड क्यूब, एफ एक्स का, बेटा बनाने की जरूरत नहीं, ना ही इसको लिखने की जरूरत है, आपको ही पता है। डी का बनाने में इतनी हालत टाइट थी, एफ में तो बता नहीं, तीन तीन मतलब छह लोब्स होते हैं। लोब्स मतलब याद रखना, ये वर्ड यूज किया जाएगा, ये क्या होते हैं, लोब्स। इसके अंदर क्या हो गया, ये लोब्स कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, लोब्स। सर पी ब्लॉक के अंदर कितने होते हैं, पी सबसेल के अंदर, पी ऑर्बिटल के अंदर कितने लोब्स होते हैं, 2 होते हैं। पी ऑर्बिटल के अंदर कितने लोब्स होते हैं, 2। डी ऑर्बिटल में कितने होते हैं, डी सबसेल में कितने होते हैं, 4 लोब्स होते हैं, 4 लोब्स होते हैं। लोब्स मतलब कि सर ये ऐसे वाले जो ऐसे ऐसे बनाते हैं। एफ में कितने हो जाएंगे भाई साहब, 6 हो जाएंगे। आपके भी मतलब वही बात है कि अब जबरदस्ती बना दो 6, कोई फायदा नहीं। तो ये बनाने की जरूरत नहीं, इसके अंदर 6 लूप्स होते हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसको लेकर टेंशन मत ले लेना। रेडियल नोड्स, ये लोब्स जो होते हैं मतलब ये ऊपर नीचे को बोलते हैं, डंबल का ऊपर नीचे, यहाँ डबल डंबल मतलब 4 लूप्स हो गए और कुछ नहीं। इसके अंदर कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अगर कोई पूछ दे कि एफ ऑर्बिटल्स में कितने लूप्स होंगे, तो एफ ऑर्बिटल्स के अंदर हम लोगों की लाइफ में कितने आ जाते हैं, 6 लूप्स आ जाते हैं। लूप्स मतलब ऊपर नीचे वाला। ओके हो जाएगा, श्योर हो। तो ये हमारी लाइफ में सारे के सारे मतलब सारी की सारी कहानी है, सारी की सारी कहानी है क्वांटम नंबर्स के ऊपर। अब क्वांटम नंबर्स के ऊपर बस क्वेश्चंस कराने वाला हूं, टेंशन मत लो। आज अभी इस थ्योरी के बाद क्वेश्चंस ही कराने वाला हूं, क्वेश्चंस ही करने वाले हैं, ठीक है ना, क्वेश्चंस ही करने वाले हैं, देखेंगे क्वेश्चंस क्या होगा। ठीक है, देख भाई क्या है, नोट्स हो गए, सब चीजें हो गई। अब लास्ट कुछ चीजें बची हैं। लास्ट कुछ चीजें थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन वही बात है, कुछ पढ़ने आए हैं तो उनको पढ़ा दिया जाए, ठीक है ना। बाकी मतलब ठीक है, अब अपनी अपनी मर्जी। थोड़ा रिस्की है, रिस्की इन द सेंस कि थोड़ा सोचना है। सब लोगों ने वेक्टर पढ़ लिया है, ये वेक्टर भी चल ही रहा है अभी। वेक्टर का रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा है, यस सर नो सर बता सकते हो, यस सर और नो सर बता सकते हो। वेक्टर का रिजोल्यूशन पढ़ा है हम लोगों ने, वेक्टर का रिजोल्यूशन पढ़ा है हम लोगों ने कि नहीं पढ़ा है, वेक्टर का रिजोल्यूशन पढ़ा है, जल्दी बताओ। वेक्टर का रिजोल्यूशन पढ़ लिया है, यस सर या नो सर, कि वेक्टर रिजॉल्व कैसे होता है, एक्स एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे, ऐसा कुछ पढ़ा है हम लोगों ने। यस सर कुछ लोग हो तो रहे हैं। चलो मैं हिम्मत करता हूँ, हिम्मत कसता हूँ। अभी तक आप 2D में वेक्टर को रिजॉल्व कर रहे होगे ना, आप 2D में वेक्टर को रिजॉल्व कर रहे होगे। मुझे उस 2D से ज्यादा टेंशन नहीं है, आप आज 3D में भी जान जाओगे, किसी वेक्टर को रिजॉल्व करना शुरू करोगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जब आप 3D में रिजॉल्व करते हो, वेक्टर रिजोल्यूशन को देखते हो, थोड़ा सा यहाँ वेक्टर रिवाइज होगा। मुझे वेक्टर नहीं पढ़ाना, लेकिन हाँ कुछ चीजें बतानी है जो पढ़ने वाले। इसके बाद जो चीज पढ़ाने वाला हूं ना बेटा, वो आप छोड़ भी सकते हो। जो भाई कमजोर दिल वाले हैं या जिनको लगता है कि बहुत ज्यादा हाई फाई चीजें चल रही हैं, भाई आप हो सकता है आपने गलती कर दी या मैंने गलती कर दी, दोनों में से किसी ने एक ने तो गलती करी होगी, इसलिए बोल रहा हूं। इधर वाली चीजें अब इसके बाद जो पढ़ाने वाला हूं, इसके बाद से लेके ब्लैक बॉडी रेडिएशन तक, आप मतलब आज की क्लास में एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन इजी वाला पार्ट आएगा। ये वाला पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, दर्द हो सकता है, तो प्लीज भाई सोच समझ के करना, ठीक है ना, पहले ही बता रहा हूं। ठीक है, क्यों ऐसा नहीं कि हाँ रिपीट मत करना भाई, सीधा सीधा समझना है, समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। जैसे अभी तक चल रहा है वैसे ही चल जाएगी कहानी, फिर अगले साल देख लेंगे, अगले साल कुछ और कर लेंगे। ठीक है, ये देखना अपने पास क्या होगा। यहां पे मैं बात कर रहा था कि भाई चल क्या रहा है कि भाई यहां पे ना नॉर्मली कोई इलेक्ट्रॉन होगा, तो इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस, मान लो इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया तुमने किसी रूम में, तो ऑब्वियस है ना वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन तीनों एक्सिस में ट्रैवल कर सकता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, किसी में ट्रैवल कर सकता है। तो अब देखना यहां पे मेरे पास क्या हो जाता है। सर देखना अपने पास, मान लो मेरा इलेक्ट्रॉन यहां पे है, ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देख लो, ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास 3 एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। सर ये मेरा 3D में, ये 3D में ऊपर की तरफ लगा हुआ है, देख लो अपने पास। इसका डिस्टेंस कितना है, आर। प्लीज बेटा ध्यान सुनना, ये डिस्टेंस कितना है, आर। इसका जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल है, थीटा है। तो सर जेड एक्सिस पे ये कितना टूटेगा, आर कॉस थीटा। जेड एक्सिस पे कितना टूटेगा, आर कॉस थीटा। और ये 3D में है, हवा में है बेटा, ये देख लेना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो ये बीच में हवा में है, ऐसे रूम के कॉर्नर के हवा में है। तो सर इसको तोड़ोगे तो इसका देख लेना, जेड एक्सिस पे क्या आ जाएगा, आर कॉस थीटा आ जाएगा। और इसके परपेंडिकुलर देखोगे तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा आ जाएगा। देख लो भाई,
बड़ी मुश्किल से समझा देता हूँ, बाकी जरूरत नहीं है भाई, कमजोर दिल वाले पहले ही बोल दे रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट आप नहीं भी समझोगे तब भी आपसे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे, पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। इसको जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा हाई फाई करने के। आपको अगर वेक्टर आता है तो देख लो, ये वेक्टर इधर को टूटेगा और कहाँ टूटेगा, इधर को टूटेगा, मतलब जेड एक्सिस में टूटेगा और एक्स वाई प्लेन में टूटेगा। अब इस आर साइन थीटा वेक्टर को देखोगे, अगर आर साइन थीटा वेक्टर को देखोगे तो इसका कौन सा एंगल दिया हुआ है, ये फाई एंगल दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आर साइन थीटा कॉस फाई लिख सकता हूं, देखना ध्यान से, ये एंगल, ये वेक्टर अब तोड़ना, इस वेक्टर को ऐसे तोड़ोगे और इस वेक्टर को इधर तोड़ो तो वाई एक्सिस पे क्या आएगा, आर साइन थीटा साइन फाई आएगा क्या, देख ले भाई, बड़ी हिम्मत करके मैंने ऐसे लिख के लाया था मैं कि रटवा दूंगा, बोल दूंगा भाई मान लेना तुम लोग, जिनको वेक्टर्स आता है वो लोग वेक्टर्स देख लो भाई, वेक्टर्स आता है तो देख लो भाई कैसे रिजॉल्व करते हैं। मैं फिर से दिखाया था रिजॉल्व करते हुए, ये 3D का वेक्टर है, 3D का वेक्टर है मतलब सर 3D में है, एक्स वाई जेड तीनों के बीच में है, बस पहला एंगल क्या दिया गया है, पहला एंगल दिया गया है कि सर इसका एंगल, इस वाले वेक्टर का एंगल इस जेड एक्सिस के साथ कितना है, थीटा है, तो जेड एक्सिस के साथ हवा में एक एंगल है, तो सर जेड एक्सिस के साथ क्या हो जाएगा सर, आर कॉस थीटा हो जाएगा, आर कॉस थीटा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सर ये जेड एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, लेकिन एक्स और वाई के साथ उसका एंगल नहीं पता, लेकिन वो एक्स और वाई में टूटेगा भी नहीं। एक सिंपल सा सोचो ना, आप घर से कॉर्नर से उठा लो एक वायर उठा लो ऐसे बीच में और उसको देखो तो ये कहाँ टूटेगा सर, ये इसको इधर परपेंडिकुलरली तोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, आर साइन थीटा आएगा, आर साइन थीटा आएगा पक्का। और आर साइन थीटा को अब तोड़ा तो ये क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा कॉस फाई हो जाएगा, और ये वाला बात करेंगे तो आर साइन थीटा साइन फाई हो जाएगा। जिनको भाई समझ में आया बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो मैं तो पहले ही बोल चुका हूं, आप ये रट लेना, कोई दिक्कत नहीं। तीन अलग अलग जगह पे अगर आपको लगता है तो ठीक है बेटा, आप समझ जाओ तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। आप कभी कभी क्या करते हो, जब आपको बहुत हाई लेवल मैथ सॉल्व करनी होती है तो आप एक्स वाई जेड के बदले आर साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे भी सॉल्व करते हो। आपको मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूं, आपको सॉल्व नहीं करवा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, नहीं समझ में आया तो इसके लिए मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूं, बाकी फिजिक्स आपकी अच्छी है, स्ट्रांग है, मैं ही रिस्पॉन्सिबल ज्यादा हूं। आर साइन थीटा है तो आर साइन थीटा को ऐसे तोड़ते हैं तो कॉस फाई इधर साइन फाई, बाकी इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, आप टेंशन मत लो। जिनको समझ में आया अच्छी बात, जिनको नहीं समझ में और भी अच्छी बात है, आपको पता चल गया किसको नहीं समझना है, अच्छी बात है, आपको यही पता होना चाहिए क्या नहीं समझना है, ठीक है। बस ये देख ले भाई, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन है 3D में तो ऑब्वियस उसके अंदर क्या होगा, एक आर होगा, थीटा होगा और फाई होगा। मतलब कोई भी वेव है, याद करना, कोई भी इलेक्ट्रॉन का वेव है, इलेक्ट्रॉन का जो वेव होता है ना उसके तीन कंपोनेंट होते हैं, आर होता है, एक क्या होता है आर, एक क्या होता है थीटा और एक क्या होता है फाई, एक होता है आर, एक होता है थीटा और एक क्या होता है फाई। मतलब वेव को देखोगे एक्स, देखो अभी तक क्या लिख रहे थे तुम लोग, ऐसे लिखते थे ना कि सर फाई क्या है, फंक्शन ऑफ क्या है, एक्स वाई जेड, सर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस में लिखते थे। अब देखना फाई को, वेव फंक्शन को तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो, सर ये क्या हो जाएगा आर, ये क्या हो जाएगा थीटा और ये क्या हो जाएगा फाई, ऐसे भी तो लिख सकते हो ना सर, तीनों का फंक्शन हो जाएगा, भाई देख लेना अपने पास, ये बस बता रहा हूं। मतलब सामने वाला एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस में भी चल सकता है, या फिर एक रेडियल पार्ट होगा, एक क्या होगा रेडियल पार्ट होगा, ये क्या है रेडियल पार्ट है, रेडियस के टर्म में है, और ये वाला क्या है, ये दोनों थीटा और फाई क्या है, एंगुलर पार्ट है, ये दोनों क्या है एंगुलर पार्ट है। मतलब अगर तुमसे कोई पूछ रहा है ना फाई को लिखने का तरीका, तो तुम एक्स वाई जेड एक्सिस में भी लिख सकते हो या फिर आर थीटा फाई भी लिख सकते हो। मैं तुम्हें फिर से लिख के दिखा देता हूं भाई, देख फाई है, तुम अभी तक ऐसे लिख रहा था कि सर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के टर्म में, अब मैं किसी को लिख सकता हूं फाई इज नथिंग फंक्शन ऑफ, सर क्या लिख सकते हैं रेडियस थीटा और फाई, या फिर किसने बोल दिया, कहीं कहीं पढ़ोगे तो इसमें ऐसा भी लिख दिया जाएगा कि सर जो आर वाला टर्म होता है इसमें दो क्वांटम नंबर आते हैं, इसमें देखोगे तो दो क्वांटम नंबर यहां आते हैं, इसमें देखोगे तो एक ही क्वांटम, अरे सॉरी फाई बनाना, ये फाई, इसमें देखोगे तो एक ही क्वांटम नंबर आएगा NLM, तो ये अपने पास ये कौन सा आ जाएगा ये। तो आपको ना लाइफ में ये भी मिल सकता है कहीं पे, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, ये कहलाता है रेडियल पार्ट, ये कहलाता है रेडियल पार्ट, और ये कहलाता है एंगुलर पार्ट, ये कहलाता है एंगुलर पार्ट। तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं,
तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, तुम खुद समझदार हो खुद बताना। तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, खुद समझदार हो खुद ही बताना। थीटा की वैल्यू याद रखना, सुनना सुनना ध्यान से, अब सुनना ध्यान से क्या होने वाला है। फाई की वैल्यू हमने अभी पढ़ा था, नोड्स क्या होते हैं जहां फाई की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। नोड्स क्या होते हैं जहां फाई की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। और जहां फाई की वैल्यू जीरो कब हो सकती है, कब कब जीरो हो सकती है, फाई की वैल्यू कब कब जीरो हो सकती है, याद रखो कब कब जीरो हो सकती है, जब आर की वैल्यू जीरो हो जाए, या फिर थीटा की वैल्यू जीरो हो जाए, या फिर फाई की वैल्यू जीरो हो जाए। यही होगा ना भाई, आर की वैल्यू जीरो हो जाए, थीटा की या फिर फाई की। तो एग्जाम हॉल में कुछ नहीं करना आपसे, अगर बहुत डिफिकल्ट ये जो पोर्शन पढ़ा रहा हूं ना बेटा, ये पोर्शन बोलते हैं ना कयामत के दिनों के लिए पढ़ा रहा हूं। ये जो पोर्शन पढ़ा रहा हूं मुझे ही पता है कि बहुत सारे लोग अपने पास गालियां देने वाले, ठीक है ना, क्योंकि ऑब्वियस है दिमाग चाहिए, लेकिन हाँ चलो ठीक है, मुझे उन लोगों के लिए पढ़ाना है जो रैंक लेके आ सकते हैं, तो भाई उन्हीं लोगों के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। किसी को लगता हो भाई ये रिजोल्यूशन होता है, आपको बस ये बता रहा हूँ, आप जिंदगी में चाहो तो एक्स वाई जेड के बदले स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, मतलब स्फीयर के अंदर पोलर कोऑर्डिनेट्स, मतलब थीटा और फाई के टर्म्स में लिख देना। तो बेटा ये तरीका है। अब तुम्हें कोई बोले कि सर इसमें क्या ऐसा क्या हो जाएगा, एक्चुअली इसका अब ना बम फोड़ने वाला हूं। बम क्या फूटने वाला है सुनना, अब बम क्या फूटने वाला है देखना। तुम्हें जो लगता होगा ना कि अरे सर आपने एक फॉर्मूला लिखवाया था, याद करो सबने, अरे सर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन याद है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन याद होगा, तुम सब लोग डिफरेंशिएशन सीख चुके होगे, तुम्हें लगा होगा अरे सर ने डिफरेंशिएशन नहीं करवाया यार, अदरवाइज तो हम डिफरेंशिएशन तो ऐसे ही हवा में कर देते, हवा में कर देते सर, डिफरेंशिएशन तो 2 सेकंड में करते। सबने सोचा होगा ना कि सर ने जानबूझ के श्रोडिंगर का इक्वेशन नहीं सॉल्व करवाया, अदरवाइज तो हमें तो डिफरेंशिएशन आता है, एकदम धड़ल्ले से कर देते डिफरेंशिएशन। भाई तुम सब लोग यही सोच रहे थे। भाई दिखा देता हूं क्यों नहीं करवाया था ना, उसके पीछे का रीजन बताता हूं। आज लास्ट में क्यों बता रहा हूं, उसके पीछे का रीजन अब समझ में आएगा। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा मतलब होता है ना कि आत्मा जो उनकी चुल मार रही होती है, नहीं सर डेरिवेशन कराओ, डेरिवेशन। बेटा डेरिवेशन करने की हिम्मत हो तो आज कर लेना जाके घर पे, मैं नहीं करूंगा, मैं बस बता दूंगा रीजन क्या है। देख लो, आपको लगता हो कि अरे सर आपने डेरिवेशन नहीं कराया, दिखा देता हूं तुम्हें। जितने भी साई की वैल्यू होती है ना, ये होता है साई, देख लो, तुम्हें लगता होगा तुम कर लेना। ये किसका साई है देख लो, 1s का साई है। ये किसका साई है देख लो, हम लोग सबने पढ़ रखा है सर, याद करो हमने पढ़ा था ना साई n l m, ये देख लो 1 0 0 मतलब 1s हो गया। यहां पे एक साई 2s हो गया। यहां पे देखना ध्यान से, जिसको लगता हो कि नहीं सर हम डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से हमें आता है, बेटा कर लेना, तुम्हारे लिए ही तो है, कर लेना, ये डिफरेंशिएशन तुम आराम से कर लोगे। साई 2p, सर याद रखो n हो गया, l हो गया, m हो गया। यहां देख लो n हो गया, l हो गया, m हो गया, n हो गया, l हो गया, m हो गया। भाई साहब देख लेना 2s मतलब सही 2p, m की वैल्यू pz होता था, साइड 2pz लिखते थे। और इसकी वैल्यू देखोगे, अगर इसकी वैल्यू निकालो तो यहां देखना अपने पास, यहां देखना क्या आ जाएगा, साई 2px हो सकता है या 2py हो सकता है, क्योंकि हमने कल ही पढ़ा था कि p में अगर 3 लोग होते हैं, px और py, px pz और py, इसके m की वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड होती है। इसके m की वैल्यू +-1, इसके m की वैल्यू +-1, कल ही हमने पढ़ा था। तो तुम्हें सबको पता चल ही गया है, ठीक है ना, सबको पता चल गया, जाके डिफरेंशिएट कर लेना, कर लेना डिफरेंशिएट। अरे बहुत इजी सा है, तुम सबने डिफरेंशिएशन पढ़ रखा है, डिफरेंशिएट कर देना, कुछ नहीं। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, ध्यान से पहले ही बताया देता हूं, कोई ऐसा मत सोचना अरे सर ये, अरे नहीं भाई देखो अपने पास जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। ए नॉट क्या है आपको ही पता है, ए नॉट कांस्टेंट है। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है। आपको बस डिफरेंशिएट करना है, एक बार एक्स एक्सिस एक बार जेड एक्सिस, ऐसे करके कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई तुमसे डिफरेंशिएशन नहीं पूछेगा, कोई डिफरेंशिएशन नहीं पूछेगा। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ लोगों के साथ क्या होता है कि हाँ भाई कभी कभी अच्छा क्वेश्चन दिया जाए तो आपको बस डिफरेंशिएट करने का तरीका बता रहा हूं। चलो एक बात बताओ, छोड़ो इसको छोड़ दो, पहले ये सोचो 1s का रेडियल नोड कितना था, 1s के अंदर रेडियल नोड कितना था, रेडियल नोड्स और एंगुलर नोड्स कितने थे, चलो बताओ। रेडियल नोड्स और एंगुलर नोड्स कितने थे, टोटल नोड्स कितने थे, चलो बताओ। छोड़ो उसके बाद, अभी इसको देख के डरो मत, इसका भी डर अभी खत्म कर दूंगा, सुन लो पढ़ लो, अभी अभी के अभी खत्म हो जाएगा इसका डर भी, लेकिन हाँ पहले पढ़ लो। 1s के अंदर रेडियल नोड कितना होता है, याद करना। 1s के अंदर रेडियल नोड कितना होगा, रेडियल नोड मतलब क्या था, n - l - 1, 1 - 0 - 1 कितना हो गया, 0। एंगुलर नोड मतलब l की वैल्यू कितनी हो गई, 0। टोटल नोड्स क्या हो गया, 0। टोटल नोड्स क्या हो गया, 0 हो गया, सब कुछ 0 है। अब तुम बोलोगे सर इसको प्रूफ करो,
तो मुझे ना डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, मुझे डिफरेंशिएशन क्यों, मैं तुझे ये क्यों दिखा रहा हूं, पढ़ने वाले लोगों को इसलिए दिखा रहा हूं कि भाई तुझसे अगर बहुत मतलब होता है ना, बहुत खराब दिन आ गए, एकदम नीट का पेपर एडवांस का पेपर बना दिया, उसने बोला कि नहीं जिंदगी में मजे तो लूंगा मैं इन लोगों का, होता है ना आदमी फ्रस्ट्रेशन में जी रहा हो कि ना भाई अब तो मैं 11th वालों से मजे लूंगा, तो भाई उसने क्या किया, चल तुझे मैं प्रूफ करके दिखाता हूं 1s की वैल्यू कैसे 0 आती है। देखना ये 1s का इक्वेशन है, एक मिनट ध्यान सुनना, 1s का इक्वेशन है 1 बाई, इसको तू एक बार बता, याद कर नोड्स का मतलब क्या था, नोड्स का मतलब क्या था, जहां साई की वैल्यू क्या हो जाए 0, साई की वैल्यू जहां 0 हो जाए वही नोड होगा, साई की वैल्यू जहां 0 होगा वही नोड होगा। भाई ये देखना एक बार, ये देखना सर 1 बाई अंडर रूट पाई, पाई की वैल्यू कभी 0 हो सकती है क्या, नहीं हो सकती ना, ध्यान से देखना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना, पाई की वैल्यू कभी 0 हो सकती है क्या, नहीं। एटॉमिक नंबर कभी 0 हो सकता है क्या, एटॉमिक नंबर कभी 0 हो सकता है क्या, नहीं। ए नॉट मतलब क्या है, ए नॉट का मतलब ये है इसकी वैल्यू 0 हो नहीं सकती। सर पावर किसी का 0 का पावर तो है नहीं, ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ अगर मैथ्स में पढ़ा हो तो ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ कभी 0 नहीं होता। सर देख लो 1s एक ऐसा कोऑर्डिनेट है, 1s एक ऐसा बंदा है, ये ऐसा बंदा है जिसके अंदर कभी कोई नोड आ ही नहीं सकता, कभी कोई नोड आ ही नहीं सकता। या तो तुम बेटा यहां से मेरी बात मान लेना, यहां से फॉर्मूले से बात मान लेना, और नहीं तो जिसकी भाई हिम्मत हो यहां से भी देख सकते हो भाई, यहां से भी देखते हो, कभी नहीं आएगा। सर 1 बाई पाई की वैल्यू, जहां साई की वैल्यू 0 हुई, जहां साई की वैल्यू 0 हुई वहीं पे कोई नोड आएगा ना, साई की वैल्यू कभी 0 हो ही नहीं सकती, एटॉमिक नंबर 0 हो नहीं सकता, ई की पावर माइनस एक्स कभी 0 हो नहीं सकता। सर एटॉमिक नंबर ना ए नॉट 0 होगा, ये 1s कभी 0 हो ही नहीं सकता, हेंस प्रूव्ड। अगर आपको लगता हो कि सर आपने ये कैसे लिख दिया, ये फॉर्मूला थोड़ी देर पहले बताया था, तेरी मर्जी है, तू या तो ऐसे बात कर लेना मेरे से, और नहीं तो तुझे लगता हो तुझे बहुत ज्यादा मैथ्स आता है बेटा तो इसको डिफरेंशिएट करके बात कर लेना। ये देखना एक बार और, 2s का बताओ, चलो 2s का बताओ, 2s का ही प्रूफ करते हैं। 2s का क्या होगा, रेडियल नोड्स क्या होंगे, रेडियल नोड्स 2s के क्या होंगे, सर 2s के कितने होंगे, 2 माइनस 0 माइनस 1 कितना होगा 1। एंगुलर नोड्स कितने होंगे, एंगुलर नोड्स कितने होंगे, एंगुलर नोड्स कितने होंगे 0। सर टोटल नोड्स कितने होंगे, टोटल नोड्स कितने होंगे 1। देख बेटा तेरे सामने प्रूफ है, अभी देख के पता चल जाएगा तुझे। ये सबसे खतरनाक क्वेश्चंस में से एक है, सबसे खतरनाक क्वेश्चंस में से एक है। मैं ही बड़ी हिम्मत करके आया हूं तुझे पढ़ाने के लिए, मुझे भी यही लग रहा था कि भाई तेरे साथ ऐसा ना हो, ऐसे भी मतलब ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहे लेकिन हाँ थोड़ी उम्मीद कर लेता हूं मैं तेरे से। ये देख एक बात बता, इसकी वैल्यू कब कब 0 हो सकती है, ध्यान से सुनना, इसकी वैल्यू कब कब 0 हो सकती है। साइड 2s का ग्राफ है, ये देखना एग्जाम हॉल में, ये कभी 0 हो सकता है क्या, 1/4 अंडर रूट 2 पाई। ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना, ये कभी 0 हो सकता है क्या, नहीं। सर एटॉमिक नंबर कभी 0 होगा क्या, नहीं। ए नॉट वैल्यू 0 है नहीं, ये 0 होगा नहीं। ई की पावर माइनस एक्स कभी 0 हो ही नहीं सकता, तो भैया 0 हो कहां सकता है, 0 हो कहां सकते हो तुम, सिर्फ यही और यही 0 हो सकता है। दैट मीन्स 2 माइनस जेड ए आर नॉट अपॉन ए नॉट, यही तो एक टर्म है जहां 0 हो सकता है। ध्यान से देखना, सिर्फ और सिर्फ ये 0 हो नहीं सकता, ये 0 हो नहीं सकता, ई की पावर माइनस एक्स 0 हो नहीं सकता, तो 0 कौन हो सकता है, एक ही तो बंदा है, और वो किसके, ये एंगल है क्या, इसमें एंगल नहीं है ना, इसमें एंगल नहीं है ना, देख लो अपने पास सॉल्व करके देख लो। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2a नॉट बाई जेड आ जाएगा। इसमें एंगल है क्या, नहीं है ना, एंगल नहीं है क्या, एंगल है क्या, नहीं है ना, तो भैया एंगल नहीं है, इसको कौन सा रेडियस आ रहा है, कौन सा नोड है, रेडियल नोड है, कौन सा नोड है, रेडियल नोड है, कौन सा नोड है, रेडियल नोड है, कर ले भाई, ये देख ले, इसमें कोई एंगल है ही नहीं, एंगल सॉल्व करके देख। अरे ये साई की वैल्यू 0 कब हो सकती है भाई, जब इसकी वैल्यू 0 हो जाए, अदरवाइज बाकी कोई कंडीशन है ही नहीं, ये कभी 0 हो नहीं सकता। अब 1/4 कभी 0 थोड़ी ना होगा यार, जेड बाई ए नॉट 0 होगा नहीं, ई की पावर माइनस एक्स इन्फिनिटी पे जाके 0 होती है, कभी होगा ही नहीं, ये 0 हो सकता है, देख लो तुम्हारे सामने। मैं इसको भी नहीं करने के लिए बोलूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं बोलूंगा तुम ये सब करो, तुम्हारी मर्जी है, तुम ऐसे भी आंसर निकाल सकते हो भाई, जिसको लगता हो कि नहीं सर प्रूफ देना है उनके लिए प्रूफ लेके आया हूं और कुछ भी नहीं है, जिनको लगता हो कि नहीं सर प्रूफ देना है प्रूफ लेके आया हूं और कुछ नहीं। ये देख लेना भाई, 2p में देख लो, इसमें कौन कौन सा टर्म 0 हो सकता है, ये देख, ये कभी 0 हो नहीं सकता। चल एक चीज दिखा देता हूं, चल 2p का भी करके दिखाई देता हूं। 2p में रेडियल नोड्स निकालना बेटा, रेडियल नोड्स निकालना, रेडियल नोड्स कितने होंगे, एंगुलर नोड्स कितने होंगे। चल तुझे एक चीज दिखाई देता हूं, आज के बाद जो पढ़ने वाले लोग हैं, बाकी जिनको नहीं समझ में आ रहा बेटा, ऐसे भी मैंने पहले ही बोल दिया था, मैंने तुम्हें बोला तो तुमने गलती नहीं करी, हमने गलती करी है, और वो गलती कभी सुधर नहीं सकती, हमें भी पता चल रही है, ठीक है ना।
ध्यान से देखना अपने पास रेडियल नोड्स कितना होगा 2p में, चल प्रूफ कर 2p में कितना होगा, 2p में कितने रेडियल नोड्स होंगे, कितने होंगे, कितने हो जाएंगे सर रेडियल नोड्स 2 माइनस 1 रेडियल नोड्स 0 होंगे, एंगुलर नोड्स कितने होंगे 1, टोटल नोड्स कितने होंगे 1, यही होगा ना, यही होगा। रेडियल नोड्स कितने होंगे 0, 2 माइनस 1 0, पक्का। ये देख लो भाई, ये देख लो 2pz को देखना, ध्यान से देखना 2pz को, ये देख, ये कभी 0 हो नहीं सकता 1/this, ये भी कभी 0 हो नहीं सकता, ये कभी 0 होगा नहीं, e की पावर कभी 0 होगा नहीं। क्या 0 हो सकता है तेरी लाइफ में, क्या 0 हो सकता है सर, ये कभी 0 नहीं होगा, ये 0 नहीं होगा, ये 0 नहीं होगा, ये 0 नहीं होगा, क्या 0 हो सकता है, cos थीटा 0 हो सकता है भाई, cos थीटा sin थीटा तो 0 हो ही सकता है ना। तो सर देख लो cos थीटा 0 हो जाएगा, और थीटा जब आ गया तो कौन सा नोड कहलाएगा, जब थीटा आ जाएगा तो कौन सा नोड कहलाएगा, एंगुलर नोड कहलाएगा। थीटा आ जाएगा तो कौन सा नोड कहलाएगा, एंगुलर नोड कहलाएगा भाई, कर लेना। थीटा जो होगा वो क्या है कॉस, ए भाई एक बात बता, एटॉमिक नंबर कभी 0 नहीं, रेडियस a नॉट 0 नहीं, एटॉमिक नंबर कभी 0 नहीं, a नॉट 0 नहीं। अब कोई बोल दे सर r 0 ले ले, तो भाई एक बात बता, रेडियस ऑफ 2p कभी 0 हो सकता है क्या, सेकंड ऑर्बिट में रेडियस कभी 0 हो सकता है क्या, कभी नहीं। e की पावर कभी 0 होती नहीं है, cos थीटा निकाल दो, रेडियल नोड हो गया। तो भाई साहब इतना ही होता है, बाकी आपकी मर्जी है, मैं आपको बस बता रहा हूं, आपकी मर्जी है, आप इन सब चीजों को डायरेक्ट फॉर्मूला से करना चाहो फॉर्मूला से भी कर सकते हो। बाकी ये भी पढ़ना सिखा दिया, इसमें नोड्स कैसे पहचानते हैं, इसके अंदर भी कहाँ नोड्स हैं, इधर नहीं है, कहाँ नोड्स हैं, ये नोड्स हैं, साइन थीटा वाला नोड्स है, तो यहाँ भी एक ही एंगुलर नोड्स होगा। बाकी आपकी मर्जी है, डोंट वरी। इससे क्वेश्चंस बहुत ही, बोला ना कयामत के दिनों में आएंगे, जब एकदम भूचाल आ रहा होगा, जब एकदम पेपर उड़ रहा होगा, तब ये क्वेश्चन आएगा। हाँ, कुछ लोगों को जो ऑब्वियसली जो पढ़ने के लिए बैठे हैं उन लोगों के लिए पढ़ाया है, बाकी कोई दिक्कत नहीं भाई। तुझे नहीं समझ में आया बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया ये थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, समझ में आया तो तू कभी भूल सकता है, हो सकता है एग्जाम हॉल में गलत कर ले। नहीं समझ में आया तुझे एकदम पता चल चुका है कि एकदम छोड़ दे, आए छोड़ देना, अरे सीधी सी बात है ना, आए एकदम छोड़ देना भाई। नहीं समझ में आने वाले के लिए सबसे अच्छी बात होती है, जो तड़पता कौन है, मिडिल क्लास। टॉपर पढ़ के निकल जाएगा, टॉपर आएगा और पढ़ के निकल जाएगा, तुम भाई मिडिल क्लास वाले तड़पते हैं कि यार आधा पढ़ाई करते हैं आधा नहीं करते हैं। और एक जो नहीं पढ़ने वाला उसको तो देख के पता होता है, सर एग्जाम हॉल में दो ही लोग सुकून की जिंदगी जी रहे होते हैं, दो ही लोग सुकून की जिंदगी जी रहे होते हैं, एक जो टॉपर खट 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 टिक कर रहा है, और एक जो होता है एकदम शानदार बैठा रहता है, अरे पानी सही नहीं है यार, स्कूल का ये सही नहीं है यार, एकदम मस्त, अरे यार ये टीचर सही नहीं, मोबाइल की आवाज सही नहीं आ रही, इस टीचर की दाढ़ी वड़ी सही नहीं बनाई इसने, इंग्लिश बोल रहा है। दो ही लोग होते हैं सुकून वाले। मिडिल क्लास वाले जो पॉपकॉर्न टाइप बॉयल हो रहे होते हैं ना, मिडिल क्लास वाले होते हैं, उनको पता ही नहीं चलेगा, आधा पढ़ के आते हो, रिवाइज करके नहीं आते। जो आधे लोग हैं अपनी क्लास में, आधे से ज्यादा लोगों की जो बुरी हालत है, उसका मेजर रीजन यही है कि भैया आपने सोचा तो था कि एक साथ पढ़ना शुरू करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, 11th में जाएंगे। आधे लोग तो यही सोच के नहीं पढ़ रहे कि अरे भाई इतना न्यूमेरिकल, कुछ लोगों से मैं पूछता हूं, बोलता है अरे सर इतना न्यूमेरिकल तो हमने जिंदगी में ना कभी किया। 10th क्लास में तो हम टीचर को भाव तक नहीं देते थे, आप कौन हो हमें भाव देने वाले, हम कौन होते आपको भाव देने वाले। 10th क्लास में हमारा टीचर एक फॉर्मूला बताता था कि वॉल्यूम स्फीयर का क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, और सर इसी से सारे क्वेश्चन आ जाते थे। आप हमें बेवकूफ बना रहे हो, इतने क्वेश्चन कराओगे, एक ही चीज को 2 बार प्रूफ करवा रहे हो, डरा रहे हो, आप बोल रहे हो ये भी देख लो, यहां से भी देख लो, वहां से भी देख लो। 10th में हमारा हिसाब किताब अलग, सर मेरे 96% थे, कोई बोल रहा 98% थे। हाँ भैया गलती हमसे हुई है, हमने बोला ना, ठीक है, होता है कभी कभी हमें गलती हो जाती है। मैंने न्यूटन का 4th लॉ शुरुआत में बताया था, शायद तुम्हें नहीं समझ में आया था। न्यूटन ने एक 4th लॉ भी दिया था कि तुम मजे मजे में साइंस लो, बाकी अब साइंस तुमसे स्टार्ट हो रही है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो भाई, जिनको समझ में आया बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अब देख भाई, जिसको समझ में आया ना उसके लिए ठीक है, उसके लिए हो सकता है कि हाँ चीजें आसान से दिख रही हो कि ये 0 हो सकता है, ये 0 हो सकता है, ये 0 हो सकता है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तुझे किसी का भी दिया हो ना, कभी भी किसी का भी दिया हो, तो भाई ये सब चीजें होती हैं कभी भी। एक सिंपल चीज दिखाता हूं तुझे, ऐसा डरना नहीं है, बड़ा से बड़ा रिलेशन दिया हो, ये देख एक और रिलेशन दिखाए तो ऐसा देख, ये किसका रिलेशन है ये देख ले अपने पास, फिर से ये साइड 2s का रिलेशन, ये 300, यहाँ 3 है, साइड 3s का रिलेशन है, ये किसका रिलेशन है, साइड 3pz। बड़ा से बड़ा दिया हो ना, कोई डरने की जरूरत ही नहीं, ये देख ले अपने पास, तुझे बस दिखा रहा हूं, जिसको दिखना शुरू हो जाएगा ना उसको कोई दिक्कत है ही नहीं। ये देख, ये साइड 3dz स्क्वायर की, तुझे इक्वेशन रटनी नहीं है, कोई ये मत बोलना सर। एक बात बता,
इस इक्वेशन को देख, इस इक्वेशन को देख, छोड़ दे तू, तुझे नहीं पता 3s के अंदर कितने नोड्स होते हैं, तुझे नहीं पता, मैं पहले इस इक्वेशन को देखूंगा, ये कभी जीरो हो सकता है क्या? नहीं। ये कभी जीरो हो सकता है क्या? नहीं। सर इसको हम लोग जीरो कर सकते हैं, और ये कभी जीरो होगा नहीं। मतलब सर 3s के अंदर देख लेना, कोई एंगल है क्या? 3s के अंदर कोई एंगल है क्या? कोई भी एंगल है क्या बेटा? बस एक लास्ट बार देख लो, एंगल है क्या? नहीं। कोई भी थीटा वाला टर्म नहीं है। एंगुलर नोड्स कितने हो जाएंगे? जीरो। सर रेडियल नोड्स कितने होते हैं? रेडियल नोड्स कैसे होते हैं? निकालने का तरीका देख ले भाई, तू इसी को जीरो कर सकता है। और इसको देखेगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस दिस, तो सर रेडियल नोड्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, दो सॉल्यूशन आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, दो सॉल्यूशन आते हैं। रेडियल नोड्स कितने हो जाएंगे? 2, और टोटल नोड्स कितने हो जाएंगे? यही देख ले, तू फॉर्मूला से निकालता तो भी तेरा सेम ही आंसर आता, तुझे इक्वेशन से निकाल के दिखा रहा हूं, तेरी मर्जी है, तुझे अब जितना प्रैक्टिस करेगा उतना निकाल सकता है। रेडियल नोड्स कितने हो गए? 2, एंगुलर नोड्स कितने हो गए? 0, निकाल ले भाई, तेरी मर्जी है, बाकी आपकी अपने हिसाब से। ओके चलो, इवन अरे इस दिन देखो भाई, जो पढ़ रहा है ना उसको ग्राफ, अब इसका तो एक बात बता, तूने इतने सारे बेसिक ग्राफ पढ़ लिए, बेसिक मैथ्स के ग्राफ पढ़ लिए, अब तू बोलेगा अरे सर बेसिक मैथ्स का ग्राफ आता है तो हमें सब कुछ आता होगा। भाई केमिस्ट्री में ना यहाँ अलग ही लेवल पे चल रही है। हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर 1D 2D नहीं पढ़ा है, हम सीधा कहाँ आ गए? 3D में आ गए, पढ़ने वाले लोगों के लिए। यही सिमिलरली अब तू इसका ग्राफ सोच ले भाई, तूने कहाँ पे पढ़ा है? तूने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ पढ़ा होगा, पैराबोला पढ़ा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पढ़ा है, इसका ग्राफ कहीं पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा ना, नहीं पढ़ाना, तुझे पढ़ना भी नहीं है, बस दिखा देता हूं कैसा होता है, तुझे दिखा देता हूं कैसा होता है। और उस ग्राफ को ना, उस ग्राफ को पढ़ने का, उस ग्राफ में क्या काम की चीज है बस वो जान जाना, उस ग्राफ में क्या काम की चीज है बस वो जान जाना, उसके अलावा कुछ भी नहीं जानना। भाई पहले बता रहा हूं फिर से, ये जितनी भी क्लास चल रही है, जितना भी मैंने जहां से थीटा और वो लिया है, वहां से मैं पहले ही बोल दे रहा हूं कि भैया ये तुम्हारे बस का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये स्टंट आप तभी करना जब आपको पीछे कुछ चीजें आती हूं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं। ये देखना भाई सब, ये देख लो, ये सब चीजें आपने देख ली। अगर इसका ग्राफ बनाने को आ जाऊं मैं, तुझे छोड़, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसका ग्राफ बनाने चल दूं ना, इसका भी ग्राफ बना दूं, साई का ग्राफ बनाऊं। साई क्या बना था? चल बता, साई किसका ग्राफ था? सर साई किसका ग्राफ था? एम्पलीट्यूड का वेव फंक्शन था। साई क्या था? वेव फंक्शन था। सर देख यहां पे ग्राफ क्यों डिफिकल्ट होगा? साई की वैल्यू 3 की पावर 2 e की पावर -x। साई स्क्वायर क्या होता था? रेडियल, याद करो, प्रोबेबिलिटी थी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलते थे इसको। साई स्क्वायर को क्या बोलते थे? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलते थे। अभी बार बार लिख रहा हूं इसको। साई स्क्वायर डीवी को क्या बोलते थे? साई स्क्वायर डीवी, इसको क्या बोलते थे? प्रोबेबिलिटी बोलते थे। अब इसका ग्राफ भी दिखा देता हूं भाई, फिर से बोल रहा हूं, ये लास्ट चीज है, इसके बाद अब हाईफाई चीज नहीं पढ़ाऊंगा भाई, इस चैप्टर में यही हाईफाई लास्ट चीज है। ये हाईफाई चीज एक देख ले अपने पास, ये ग्राफ देख ले, ये ग्राफ देख ले। तुझे ये ग्राफ में, तुझे इस ग्राफ को कैसे ड्रॉ करना है नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एक चीज जरूर पूछी जाएगी। ये देख लो सर, ये साई है, मतलब ये ऐसे लिख रहे थे साई, याद करो साई स्क्वायर लिखा था, ये साई है। एक मिनट बताना, 1s के अंदर रेडियल नोड कितने होते हैं? 1s के अंदर रेडियल नोड्स कितने होते हैं? रेडियल नोड्स कितने होंगे? 1 माइनस 0 माइनस 1, कितने होंगे? 0। देखना नोड्स में साई की वैल्यू कभी भी 0 हो रही है क्या? कभी भी 0 हो रही है क्या? इसका ग्राफ देख लो, कभी भी ये पॉइंट 0 को कट कर रहा है क्या? कभी कट नहीं कर रहा। तो 1s के अंदर, अगर 1s के अंदर बात करूं तो 1s के अंदर रेडियल नोड्स कितने हैं? 0 है। 2s के अंदर देख बेटा, 2s के अंदर कितने रेडियल नोड्स होते हैं? सर आप रेडियल नोड्स की बात क्यों कर रहे हो, एंगुलर नोड्स की बात क्यों नहीं कर रहे? बेटा यहां देखना r लिखा है, r मतलब डिस्टेंस पे सर्च कर रहा है, हमारे बस में इतना ही ग्राफ है भाई, यही ग्राफ पे रो जाएंगे, यही ग्राफ पे तो हम लोग रो रहे हैं। ये देख ले 2s है, 2s के अंदर कितने रेडियल नोड्स होते हैं? देखना ध्यान से, 2 माइनस 0 माइनस 1, कितने रेडियल नोड्स होंगे? 1 होगा। सर देखना ये नोड दिख रहा है, यहां पे देखना साई की वैल्यू क्या हो गई है? 0 हो गई है क्या? साई की वैल्यू क्या हो गई है? 0 हो गई है क्या? साई की वैल्यू क्या हो गई है? 0 हो गई है। 2p के अंदर देखना भाई, 2p के अंदर रेडियल नोड्स निकाल के देख ले, 2p के अंदर रेडियल नोड्स निकालने जाएगा, 2p के अंदर रेडियल नोड्स निकालने जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1 माइनस 1, 0। देख ले इसका ग्राफ, 0 से स्टार्ट होने का मतलब नहीं कि यहां 0 मान लिया, इसका ग्राफ देख, एक बार स्टार्ट होने के बाद कभी 0 पे टच कर रहा है क्या? कभी भी 0 पे टच नहीं करेगा, ये ऐसे चलता चला जाएगा। तो इसके अंदर भी कितने रेडियल नोड्स हैं? इतने ही हैं। देख ले भाई, अब तुझे ग्राफ में बस ये पॉइंट ध्यान रखना है कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नोड को। देख लो अपने पास। सर इवन स्क्वायर करते हो, किसी चीज का स्क्वायर करोगे ग्राफ का, सर स्क्वायर करने पे नेगेटिव वाली वैल्यू क्या हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है, ग्राफ क्या हो जाएगा? ऊपर आ जाएगा। अभी भी देखो एक नोड दिख रहा है, इसका ग्राफ देख लो, वैल्यू क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी, और कुछ भी नहीं।
तो ये सब चीजें हैं और कुछ भी नहीं है। क्योंकि बेटा ये 2s का ग्राफ है, 2s का इक्वेशन अभी थोड़ी देर पहले बताया था, 2s का इक्वेशन ये था ना बेटा, ये 2s का इक्वेशन ये था, देख लो अपने पास 2s का इक्वेशन ये था। इस ग्राफ को आप ड्रॉ नहीं कर पाओगे तो बेटा जो बताया जा रहा है उसी को मान लो, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। बस आपको क्वेश्चन ये जरूर पूछा जाएगा कि सर रेडियल नोड्स क्या होंगे, रेडियल नोड्स कौन से होंगे, कैसे होंगे, रेडियल नोड्स कौन से होंगे, कैसे होंगे। तुमसे क्वेश्चन बताता हूं, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा ये देखो। तुम्हें क्वेश्चन का डर लग रहा हो ना, तो ये क्वेश्चन देता हूं। जो लोग पढ़ रहे हैं भाई देखना अपने पास, यार लिख देता हूं, ये देखना। ये देख लो अपने को, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखना अपने पास। बताओगे, इस क्वेश्चन को देख के बताओगे सर इसमें कितने नोड्स होंगे अगर आर और आर का ग्राफ बना दिया जाए, आर और आर का ग्राफ या साई और आर का ग्राफ बना दिया जाए, इसमें कितने नोड्स हैं, प्लीज देखना अपने पास, इसमें कितने नोड्स होंगे। एग्जाम हॉल में तुमसे ये पूछा जाएगा कितने नोड्स हैं इसके अंदर, कितने रेडियल नोड्स हैं, कितने रेडियल नोड्स हैं, क्या बता सकते हो कितने रेडियल नोड्स होंगे, कहां कहां रेडियल नोड्स बनने के चांसेस हैं। 1 2 3, कितने रेडियल नोड्स हैं, 3 है क्या, कितने रेडियल नोड्स हैं, 3 हैं। तुमसे ये पूछा जाएगा एग्जाम हॉल में। सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन बता देता हूं बेटा, तेरे से कभी भी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए नहीं बोला जाएगा, मैं लिख के देता हूं। तुझसे ये जरूर पूछा जाएगा कि विच ऑर्बिटल हैव दिस, या विच ऑर्बिटल विल फॉलो दिस कर्व। ये देख लेना अपने पास, आप खुद मारोगे टिक द कर्व। आपको ग्राफ आता है नहीं आता कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, ये देख लो, ऑप्शन दे दिया मैंने। ये आर है, या बोल सकते हैं साई है, आर है, या फिर लिखा हुआ है साई, और इधर क्या लिखा है, रेडियस। देख लो अपने पास, ये ऐसे बनाया गया है। हाँ चलो, ये अपने पास किसका है, ये किसका होगा, किसका होगा, जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। तुमसे एग्जाम हॉल में ग्राफ नहीं पूछेगा, इस बात की गारंटी देता हूं, गारंटी देता हूं। जो इसके ऊपर क्वेश्चन, इस ग्राफ के ऊपर जो क्वेश्चन आ सकता है वो ऑप्शन पूछेगा। किसके पास किसके रेडियल नोड्स होंगे, ऑब्वियस रेडियस के टर्म में बात कर रहा हूं। सबके रेडियल नोड्स निकाल के चेक कर लो, सबके रेडियल नोड्स निकाल के चेक कर लो। सर ग्राफ देख के पता चल रहा है कितने रेडियल नोड्स होंगे, 1 2 3 4 5, 5 रेडियल नोड्स होंगे। सर 5 रेडियल नोड्स चेक करके देख लो, शायद हमारा लकी है कि 5 पहला ही ऑप्शन दिखे जा रहा है। पहला ही ऑप्शन क्या हो रहा है, 5 का आ रहा है। 4 - 0 - 1 कितना आ जाएगा, 3, और ये कितना हो जाएगा, 3 - 2 - 1 0। मेरा कौन सा आंसर आएगा, ये आंसर आएगा। सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन बेटा ये होगा, सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर ये आएगा तो ये आएगा। कितने नोट्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 नोट्स किसके बनेंगे, रेडियल नोट्स, 5 रेडियल नोट्स किसके बनेंगे, 6 के बनेंगे। आंसर निकाल लेना। सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन में से ये क्वेश्चंस आएंगे। अब आपके ऊपर है, आपकी मर्जी, आप इसको कर सकते हो, करना चाहो कर सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सर शेप्स हो चुके हैं, ऑर्बिटल्स हो चुके हैं, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पूरा फिनिश हो चुका है। सैटरडे को बेटा अपनी लास्ट क्लास है, मतलब लास्ट क्लास इन द सेंस कि उसका दिन ऑर्गेनिक शुरू होगा, और उसके बाद फिर फिजिकल आने में बहुत टाइम लगेगा, और बहुत सारी चीजें बीच बीच में होती रहेंगी। लेकिन हाँ, सैटरडे को क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले बेसिक चीज, आज एक कुछ नए चीज पढ़ने वाले, याद करो कुछ चीजें, कुछ थ्योरेटिकल चीजें पढ़ के खत्म कर लेते हैं, कहानी खत्म हो जाएगी। थ्योरेटिकल चीजें पढ़ के खत्म कर लेते हैं, कहानी फिनिश हो जाएगी। ठीक है ना, ध्यान से सुनना अपने पास, ध्यान से सुनना क्या क्या है। क्वेश्चंस भी करा दूंगा भाई, सैटरडे को बहुत सारे क्वेश्चंस करा दूंगा, डोंट वरी। इस साल का क्वेश्चन था यार, वो मैं भूल गया, एक मिनट रुकना, इस साल का क्वेश्चन कहीं था, इस साल का क्वेश्चन मैंने कहीं डाला हुआ था ना अभी, वे फंक्शन, हाँ ये रहा, ये इस साल का क्वेश्चन है, ये इस साल का क्वेश्चन है भाई। नीट, ये देखो नीट 6 जून 2023 का पेपर है। चल भाई अब बता इस क्वेश्चन का आंसर। जो तो लोग डर रहे थे ना, आप क्वेश्चन पढ़ के देखो, आप क्वेश्चन पढ़ के देखो, आपको आंसर पता चलना शुरू हो जाएगा। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। ध्यान से देखना, वैल्यू ऑफ फाई किस पे डिपेंड करता है, कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है क्या, देखना ध्यान से। फाई कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है क्या, फाई कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है क्या, फाई कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है क्या, सोचो।
थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है। फाई एक्स वाई जेड पे डिपेंड करता है क्या? फाई एक्स वाई जेड पे डिपेंड करता है? यस सर, एक्स वाई जेड पे डिपेंड करता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन विद इन एन एटम इज प्रोपोर्शनल टू ऑर्बिटल वेव फंक्शन। प्रोबेबिलिटी जो होगी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? प्रोबेबिलिटी जो है फाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या फाई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? बताओगे, फाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या फाई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? सोचो सर, जो क्वेश्चन में सेकंड स्टेटमेंट दिया है वो गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी फाई नहीं होता, प्रोबेबिलिटी किसके स्क्वायर के ऊपर होता है? फाई तो क्या है, एम्पलीट्यूड है भाई। प्रोबेबिलिटी किसके ऊपर होता है? साई स्क्वायर के ऊपर होता है। प्रोबेबिलिटी ये नहीं होता भाई। क्वेश्चन में एक लाइन का, जिसको लग रहा हो कि सर बहुत हाई फाई चीज पढ़ा रहे हो, देख लो बेटा आज की क्लास का जो क्वेश्चन है क्या होगा। स्टेटमेंट 2 रॉन्ग हो गया, स्टेटमेंट 2 रॉन्ग हो गया, स्टेटमेंट 1 क्या हो गया? ट्रू हो गया। स्टेटमेंट 1 क्या हो गया? ट्रू हो गया। निकाल लो आंसर। डिफिकल्ट नहीं आता, लेकिन हाँ आप डिफिकल्ट बना लोगे। क्यों? क्योंकि आपको ही पता है साइंस अपने अपने मूड में चल रही है, अपने हिसाब से चल रही है भाई साइंस। उसको भाई अब तुमसे मतलब नहीं है, एक लिमिट के बाद हमें भी तुमसे मतलब भाई, एक लिमिट होती है कि हाँ यार इसके बाद तो बच्चा पढ़ के आएगा। उम्मीद करते हैं कि आप पढ़ के आओगे और चीजें समझने की कोशिश करोगे। देख लो क्लास के नोट्स में, अब ये बात बोलूं मैं नोट्स में है तो भाई अब आज पढ़ा लेता, कल आता तो यही बोलता अरे सर आपके नोट्स है। 4 क्वेश्चंस अभी तक, आज 25वीं क्लास है, 25th क्लास है हमारी, 15 क्लास मूल कॉन्सेप्ट के और 4 क्वेश्चंस है, 4 क्वेश्चंस। और मैं लिख के देता हूँ नीट 2025 में भी होंगे, नीट 2025 में भी होंगे, टेंशन मत ले। लेकिन हाँ उस टाइम तक देखते हैं अपनी हालत कैसी रहती है, उस टाइम पर देखते हैं अपनी हालत कैसी रहती है, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी किस पे डिपेंड करता है? साई स्क्वायर पे डिपेंड करता है। आंसर क्या आ जाएगा सर? आंसर क्या आ जाएगा अपने पास? आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए होगा। आंसर क्या होगा? ए होगा, ठीक है ना। आंसर क्या होगा? ए होगा। बढ़िया, 62% लोगों ने, जनता मतलब जगी हुई है, पढ़ रही है, जनता जगी हुई है और पढ़ाई कर रही है, बहुत बढ़िया। चलो अब मुझे जो चीज बतानी थी वो है मेरे लिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन। थोड़ा थ्योरेटिकल पॉइंट्स है इसीलिए अब टाइम भी कम बचा है। क्वेश्चंस अगली क्लास में पूरे करा दूंगा, अगली क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस करा दूंगा, डोंट वरी। अगली क्लास में रात तक लेके जाने वाला हूँ, 8-9 बजे तक। शायद लास्ट क्लास मैंने इसलिए लिया है सैटरडे को, ताकि लंबी क्लास चली जाए, ठीक है ना। 6 जून को भी बेटा नीट का पेपर था, मणिपुर वाला, ठीक है ना। तो अगली क्लास में अपने पास बहुत सारे क्वेश्चंस करा, 9 बजे तक का टाइम लेके चलना, सैटरडे की नाइट को 9 बजे तक का टाइम लेके चलना, क्योंकि क्वेश्चंस करने, ठीक है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, एक छोटे छोटे 2 टॉपिक्स रह गए, ब्लैक बॉडी और एक रह गया कौन सा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी नहीं पढ़ाने का रीजन क्या था? बिकॉज वो फिजिक्स में भी आता है। अब यहां पे कुछ चीजें आएंगी वो फिजिक्स की कुछ चीजें होंगी, जैसे अब नॉर्मल चीजें बता रहा हूं। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मतलब क्या है याद करो। अब हॉट ऑब्जेक्ट्स होते, तुम सबने जिंदगी में देखा होगा, कोई भी चीज गर्म करते हो तो क्या हो रहा होता है? उससे रेडिएशंस बाहर आती हैं। कभी भी कोई चीज गर्म करोगे तो उससे रेडिएशंस बाहर आती हैं। हॉट ऑब्जेक्ट जब भी होगा ना तो ऑब्वियस है उसके अंदर से क्या आएगा? रेडिएशन बाहर आएगी। और जैसे जैसे रेडिएशन, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाओगे उसकी रेडिएशन किधर की तरफ जाती है? वेवलेंथ जहां कम होती है। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं आप क्या करते हो? आपकी रेडिएशन में चेंजेस आते हैं। मतलब पहले आपका कलर कुछ और था, धीरे धीरे कलर क्या होगा? चेंज होगा। जैसे आप देखोगे चाय के अंदर, चाय में भी देखोगे, चाय में टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, एक लिमिट के बाद देखोगे जैसे जैसे पकना शुरू होगा कलर चेंज करना शुरू करेगा, रेडिएशन चेंज करना शुरू करेगा। हॉट ऑब्जेक्ट है ना, धीरे धीरे क्या हो अपने पास जैसे जैसे किसी टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, 5 घंटे की क्लास नहीं ले रहा हूं भाई। सैटरडे को मेरी 6 बजे वाली क्लास है, शायद जहां तक मुझे याद है 6 बजे वाली क्लास है। 5 घंटे की क्लास नहीं लूंगा, मुझे इस बैच में अपना पता है ना भाई। हाँ मुझे पता है 2 घंटे भी काफी है पढ़ने वाले लोगों के लिए, ठीक है। बाकी हाँ जैसे ही होगा सैटरडे को भाई, ठीक है, टाटा बाय बाय करेंगे। कोशिश करेंगे कि यार दोबारा मिले तो किसी और जगह मिले, किसी और उस पे मिले, लेकिन हाँ देखते हैं, बाकी अभी कुछ कह नहीं सकते, कोशिश जारी रहेगी, हमारी तरफ से भी कोशिश रहेगी, ठीक है। ब्लैक बॉडी की बात कर रहा हूँ, ब्लैक बॉडी क्या होता है कि भाई सिंपल सा, अभी ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे आएंगे, लेकिन एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट समझना कि सर अगर मैं बोलूं, यहां देखना अपने पास एक हॉट ऑब्जेक्ट है, हॉट ऑब्जेक्ट याद रखना अपने पास, तुमसे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, हॉट ऑब्जेक्ट एट टेम्परेचर T1 और यहां पे हॉट ऑब्जेक्ट रख दिया गया, हॉट ऑब्जेक्ट एट टेम्परेचर T2। बेटा एक एक लाइन के ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये देख लो, ये एनसीईआरटी की लाइंस है। तुमसे कोई पूछ दे इससे जो रेडिएशन निकल रही है उसका λ1 वेवलेंथ है और इससे जो रेडिएशन निकल रही है उसका λ2 वेवलेंथ है, बताओगे λ1 बड़ा है या λ2 बड़ा है? अगर इफ
T2 इज ग्रेटर देन T1। अगर टेम्परेचर किसका ज्यादा है, T2 का ज्यादा है T1 से, तो बताओगे लैम्डा 1 बड़ा है, 1 बड़ा है या 2? आंसर बताओगे जल्दी से जल्दी। ऊपर का लाइन देखो, मैंने क्या बोला, टेम्परेचर जितना बढ़ाते हैं सर वेवलेंथ क्या हो जाता है, छोटी होनी शुरू हो जाती है। वेवलेंथ क्या हो जाता है, छोटी होनी शुरू हो जाती है। तो याद रखना टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, इससे जो रेडिएशन आ रही है उसका वेवलेंथ लैम्डा 1 है, इससे जो रेडिएशन आ रही है उसका वेवलेंथ कितना है, लैम्डा 2 है। भाई जिसका टेम्परेचर हाई है ना उसका वेवलेंथ क्या होगा, छोटा होगा, उसका वेवलेंथ क्या होगा, छोटा होगा। तो याद रखना कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट है, कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट है तो वो क्या करेगा, ऑब्वियस जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना वेवलेंथ छोटा होगा। वेवलेंथ छोटा होना मतलब किधर की तरफ मूव करेगा, हाँ वेवलेंथ छोटा होना मतलब क्या हो जाएगा सर, जिसका टेम्परेचर हाई उसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा, छोटा। तो इसका टेम्परेचर हाई है, T2 लिखा है ना, T2 ग्रेटर देन T1, आंसर क्या आ जाएगा, 1। श्योर हो। अब इस पैराग्राफ के एनसीईआरटी की इस लाइन से ये क्वेश्चन बनता है, इस लाइन से ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन अब देखो, तुमने बोला सर ये ऐसे कैसे बात मान ले आपकी, ऐसे कैसे कोई बात मान ले आपकी, आप कुछ बताओ, प्रूफ करके दिखाओ। तो इसका एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल आप कभी भी आज ही काम करना, क्लास के बाद आप वीडियो देख सकते हो। आयरन को जब हीट करते हैं, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, इसीलिए मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं, देख लो। फॉर एग्जांपल आयरन को जब आप हीट करते हो, देखना पहले उसका कलर क्या होता है, डल रेड, पहले उसका कलर क्या होता है, थोड़ा सा लाल होता है। फिर जैसे जैसे और हीट करोगे और ज्यादा रेड बनता जाएगा, और रेड बनता जाएगा, और ज्यादा हीट करोगे और ज्यादा हीट करोगे, रेड से पता है कहां चला जाएगा, व्हाइट चला जाएगा, और ज्यादा हीट करोगे कहां चला जाएगा, ब्लू चला जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, रेडिएशन क्या होगी, सर रेडिएशन चेंज करती रहेगी। मतलब सर पहले क्या था, डल रेड था, फिर क्या हुआ, मोर रेड हुआ, ज्यादा रेड हुआ, फिर क्या हो गया, व्हाइट हो गया, फिर क्या हो गया, ब्लू हो गया। आपको लगता हो, आप एक काम करना, इसको आप वीडियो देख सकते हो, यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी, वहां पे आपको दिख जाएगा कि रेड से कहां जा रहा है, ब्लू की टाइप। कभी ब्लू फ्लेम देखा होगा, आप सबने ब्लू फ्लेम देखा होगा, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर, इवन जब आप गैस सिलेंडर चलाते हो वहां पे ब्लूइश फ्लेम दिखता होगा, ब्लूइश फ्लेम दिख जाता होगा अपने अंदर ना, कि भाई ब्लूइश फ्लेम हो रहा होगा। ठीक है, हाँ ब्लूइश फ्लेम कलर चेंज होता है भाई, उसको ठंडा करोगे ऑब्वियस आयरन का ही रॉड पकड़ेगा भाई, आयरन का ही रॉड पकड़ेगा, और कुछ नहीं होगा। ठीक है, हाँ आयरन का ही रॉड पकड़ेगा। तो वो एक एग्जांपल दिया गया है कि भाई एग्जांपल है, आपको लगता हो कि अरे सर ये कैसे हो रहा है, अभी जो एग्जांपल बोला जा रहा है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो उसी चीज को हम लोग फ्लक्चुएट कराते हैं। और ये थ्योरेटिकल पोर्शन है भाई, बस पढ़ ले, सुन ले कहानी, बाकी इसके लिख लेना, आराम से लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, घर पे जाके एनसीईआरटी की लाइन से बस समझाने के लिए। क्योंकि कोई भी चीज, कहीं कोई पूछे ना कि रेडिएशन कौन एमिट करेगा, तो सर जो हॉट ऑब्जेक्ट है वो रेडिएशन एमिट करता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा, छोटा होता जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा, वेवलेंथ क्या होगा, छोटा होगा। अब तुम्हें लग रहा होगा कि अरे सर टेम्परेचर बढ़ेगा वेवलेंथ छोटा होना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ेगा वेवलेंथ छोटा होना चाहिए। लेकिन भाई साहब दिक्कत होती है, दिक्कत क्या होती है ये देख लेना अपने पास। दिक्कत क्या होगी, तुमसे क्या पूछ देगा, दिक्कत क्या होगी ये बता देता हूं, दिक्कत क्या होने वाली है ये देख लो अपने को, ये दिक्कत क्या होने वाली है। यहां पे एक लाइन लिखी हुई है, सब एनसीईआरटी की लाइन, क्या है कि सर ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, जितनी भी रेडिएशंस आप एमिट करते हो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये सब स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स करके पूछे जाते हैं। तुम्हें लगता हो सर आप ये ट्रू और ये स्टेटमेंट क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है और इसके क्वेश्चंस आते हैं ट्रू और फॉल्स करके। तुमसे ये पूछेगा कि तुमसे ये पूछ सकता है कि आयरन को हीट करते हैं, आयरन को अगर लगातार हीट करेंगे तो क्या वो अपना कलर चेंज करेगा, या ऐसे सर्सन रीजन का क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि सर्सन रीजन का क्वेश्चन ये स्टेटमेंट वाइज पूछ लिया जाए। ये क्वेश्चन, ये सब, ये जो लाइंस तोड़ के एनसीईआरटी के लेके आया हूं मैं, इसीलिए लेके आया हूं। एनसीईआरटी में देखो सीधा एक पैराग्राफ दिया गया है, आपको ये सब क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के फॉर्म में दिया जा सकता है, ये क्वेश्चन दिया जा सकता है, या फिर ये लाइन। उस टाइम से मैं यही बोल रहा हूं कि अलग अलग टाइप की जो रेडिएशंस होती हैं वो किस पे डिपेंड करेंगे, टेम्परेचर पे। अब तुम बोलोगे सर इसमें तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन आया ही नहीं। भाई कुछ नहीं, यही काम अगर ब्लैक बॉडी करता है, ब्लैक बॉडी का मतलब ये नहीं है कि भाई कोई काला नहीं, ब्लैक बॉडी का मतलब ये नहीं कि काला इंसान को बोल रहा हूं या किसी कलर को हम लोग रेसिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, नहीं। ब्लैक बॉडी एक ऐसा आइडियल बॉडी है जो परफेक्टली सारे रेडिएशन को, ध्यान सुनना, ब्लैक बॉडी क्या करता है, एक ऐसा आइडियल बॉडी है। कोई बोल रहा है सर आप रेसिज्म कर रहे हैं, अरे भाई सबसे शानदार बॉडी है वो, सबसे शानदार बॉडी है। क्यों? क्योंकि वो ऐसा इंसान है जो सारे टाइप की रेडिएशन, सारे टाइप की फ्रीक्वेंसी को यूनिफॉर्मली एब्जॉर्ब करता है और रेडिएट बैक कर देता है, यूनिफॉर्मली एब्जॉर्ब करता है और उसी को रेडिएट बैक कर देता है। उसी को क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक
बॉडी रेडिएशन क्या करते हैं कि सर सेम चीज वैसी आइडियल बॉडी जो सबको एब्जॉर्व करे और सबको एमिट कर दे, उसी को क्या बोल देते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और नीचे लाइन लिखी हुई है, रियल लाइफ में ऐसी कोई बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती है, रियल लाइफ में ऐसी कोई बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती है, रियल लाइफ में ऐसी कोई बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती है। हाँ, अगर आपको प्रैक्टिस के लिए करना है तो आप ऐसे बोल सकते हो कि कार्बन ब्लैक को आप ले सकते हो कि भाई वो ब्लैक बॉडी होती है। प्रैक्टिस के लिए अगर फिजिकली आपको मानना है कि नहीं सर मैं तो पढ़ के ही मानूंगा, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ब्लैक बॉडी इज नथिंग, एक सिंपल सा एक छोटा सा होल बना दो, एक ऐसा एरिया बना दो, उसके अंदर एक बार रेडिएशन चली गई, वो सारी की सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, सारी की सारी रेडिएशन को क्या करेगा, एमिट करेगा। ब्लैक बॉडी इज द आइडियल बॉडी, और ऐसी बॉडी कोई एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे अगर मैं बोलूं कि अपनी क्लास में सारे बच्चे, जैसे शुरुआत में याद करो, सब लोग यही, अरे सर कभी बैकलॉग नहीं करेंगे, सब पढ़ के आएंगे, डेली की डेली पढ़ाई करेंगे, सब कुछ यही हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है, ब्लैक बॉडी आइडियल कंडीशन तो यही थी ना कि सर सब कुछ एब्जॉर्ब करेंगे, सब कुछ एमिट करेंगे, लेकिन भाई साहब ऐसा होता नहीं है। ब्लैक बॉडी करता क्या है, एक्चुअली ब्लैक बॉडी करता क्या है, ब्लैक बॉडी में गलती से एक बार लाइट अंदर चली गई ना, गलती से एक बार लाइट चली गई तो इसी के अंदर ट्रैप रहेगा, इसी के अंदर घूमता रहेगा, इसी के अंदर क्या रहेगा, घूमता रहेगा। ब्लैक बॉडी इसी के अंदर क्या करता रहेगा, घूमता रहेगा। और यहां पे एक एनसीईआरटी में लाइन दी गई है कि ब्लैक बॉडी क्या होता है, परफेक्ट रेडिएशन होता है, परफेक्ट रेडिएटर होता है, परफेक्ट रेडिएटर होता है, हमेशा थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है, मतलब सर हमेशा इक्विलिब्रियम में बीच बीच में करता रहेगा, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना ही रेडिएट कर देगा। तो ब्लैक बॉडी एक ऐसा बॉडी है, एक ऐसी आइडियल कंडीशन है जो जितना लेता है, जितना अगर 100 रुपए लिए तो 100 रुपए क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। ऐसा बंदा है रेडिएशन वाला बंदा, ऐसा बोला जाता है। तो ब्लैक बॉडी इज नथिंग, इट इज एन आइडियल बॉडी जिसके अंदर जितना भी एब्जॉर्व करेगा उतना ही क्या करेगा, अगर सिस्टम से, अगर सराउंडिंग से अगर 10 जूल लिया तो 10 जूल वो निकाल के दे देगा, बोलेगा भाई मुझे किसी का उधार नहीं रखना, उधार नहीं रखना और कोई दिक्कत नहीं, मुझे किसी का उधार नहीं रखना और कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज बस बतानी है, बस उसका कहानी खत्म करेंगे, बस लास्ट चीज सर याद रखिएगा, मैंने बोला था ना टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वेवलेंथ क्या हो जाती है, ये ग्राफ याद रखिएगा, इंटेंसिटी, एनसीईआरटी ग्राफ है, इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ। सर टेम्परेचर जब कम है तो आपका ग्राफ ऐसा है, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाओगे ग्राफ ऊपर की तरफ तो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आप देख लो आपका वेवलेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ये देख लेना, ये क्वेश्चन भैया बता रहा हूं FYQs का क्वेश्चन है, ये फ्यूचर ईयर क्वेश्चन ये सब बनने वाला है, FYQs का ये क्वेश्चन है। कैसे, टेम्परेचर तुमसे ये पूछेगा T2 अगर ग्रेटर देन T1 हुआ, T2 अगर ग्रेटर देन T1 हो गया, अगर T2 ग्रेटर देन T1 हो गया, जब भी टेम्परेचर बढ़ाओगे ग्राफ उधर को ना जाके किधर की तरफ शिफ्ट करता है, इधर की तरफ शिफ्ट करता है। आपकी इंटेंसिटी एक मैक्सिमम अमाउंट तक बढ़ती है और फिर क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। तो ब्लैक बॉडी इज नथिंग, ब्लैक बॉडी का एक सिंपल रेडिएशन है कि जितनी भी एनर्जी रिलीज होगी, जितनी भी एनर्जी रिलीज होगी वो सब कुछ किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। जैसे जैसे आप रेडिएशन करोगे शुरुआत में इंटेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन वेवलेंथ, एक मैक्सिमम तक जाती है और उसके बाद क्या शुरू हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। देख लो शुरुआत में रेडिएशन इंक्रीज करेगी फिर धीरे धीरे डिक्रीज कर जाएगी, शुरुआत में इंक्रीज करेगी फिर धीरे धीरे डिक्रीज कर जाएगी। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का ग्राफ है ये, इंपॉर्टेंट ग्राफ याद रखिएगा, आपके लिए काफी है। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन अपने लिए काफी है। ब्लैक बॉडी इज द परफेक्ट बॉडी जो सब कुछ एमिट करेगा, सब कुछ एब्जॉर्ब करेगा, यही सारी कहानी थी, ठीक है ना भाई। तो अब हमारे पास एक टॉपिक रहता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसको अगली क्लास में करेंगे। उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए प्लीज बेटा आप सारा कुछ, सैटरडे को क्लास है, सबसे उम्मीद करते, ठीक है ना, सबसे उम्मीद करते मोस्ट प्रोबेबली अपनी मतलब लास्ट क्लास हो, और उम्मीद करते हैं कि सब लोग थोड़ा पढ़ के आएंगे। बाकी स्पैमर्स का भी स्वागत है उस क्लास में। लास्ट क्लास में क्वेश्चंस करने वाले हैं बहुत सारे, लेकिन वो तभी फायदेमंद होगा या वो सेशन तभी मैं बोल रहा हूँ कि लंबा खींचेगा, रीजन कि उसमें पढ़ने वाले लोगों के लिए क्वेश्चंस कराए जाएंगे, जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सारे उठा के डाले जाएंगे। कोशिश करते हैं, मिलते हैं अपने पास सैटरडे को, उसके बाद आराम से ब्रेक लेंगे, एंजॉय करेंगे। तब तक के लिए आराम से फिजिकल केमिस्ट्री का टॉर्चर थोड़ा सा बंद कर दिया जाएगा। आई नो बहुत सारे लोगों को बहुत सारा टॉर्चर किया जा चुका है, लेकिन हाँ कोई दिक्कत नहीं। हाँ आप इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, जहां भी जुड़ सकते हो, जुड़ जाना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके लिए अगर अच्छा लगता हो तो मिल ही जाएंगे, हम लोग बात करते रहेंगे वहां पे। ओके, तो चलो भाई मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास सबसे इंपॉर्टेंट क्लास और लास्ट क्लास है एटॉमिक स्ट्रक्चर की। अगली क्लास में चैप्टर फिनिश हो जाएगा और उसके बाद हम मिलेंगे लंबे टाइम के बाद। ओके चलो फिर, बाय 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 बाय।